स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स जो आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विगत वर्ष के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। इन करंट अफेयर्स में हमारे द्वारा बनाए गए 4-5 महीने करंट अफेयर्स से ठीक ठाक प्रश्न आ गए हैं। अगर आपने वीडियोस को ठीक से देखा होगा तो आपको उसका लाभ जरूर मिला होगा, क्योंकि अभी केवल 4-5 महीने का ही करंट अफेयर्स बन पाया है और जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाएगा, यानी लगभग जब 1 साल का करंट अफेयर्स बन के रेडी हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये मान के चलिए कि आपको अच्छे खासे प्रश्न आ जाएंगे। अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर उससे आपके परीक्षा में लाभ नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होता है, और उम्मीद है कि हमारे वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड में स्थित गाँव माना, जिसे भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, अब उसे भारत का प्रथम गांव कहा जाएगा। और आबादी में या जनसंख्या में भारत दुनिया का प्रथम सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भले भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है, लेकिन विश्व की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक भूमिका अफ्रीकी देश निभाएंगे। और भारत में जनसंख्या के आंकड़े हैं ये कि 1901 से लेकर 2020 तक भारत की आबादी कितनी थी, यह परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। ये तथ्य याद रखिएगा। और इस वर्ष भारत और अन्य देशों की आबादी कितनी कितनी है, ये आंकड़े याद रखिएगा। किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेंगलुरु में बनेगा देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। और फ्रांस के बेस्तिला डे पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। असम और अरुणाचल के सीमा से संबंधित कई विवादों का समाधान किया गया है। इस समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किया है, और वहां पर अमित शाह भी मौजूद थे। ऐसा एक प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आ चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्न के लिए तैयार रहें। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। मुंबई में स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भारत के सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की तीसरी राष्ट्रपति बनी जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केरल में स्थित थिरुनेली मंदिर के संरक्षण की बात की गई है। ये थिरुनेली मंदिर कहाँ है, याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। आम आदमी पार्टी यानी आपको मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। एक तरफ आम आदमी पार्टी को जहां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वहीं 3 पूर्व राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं। इस प्रकार अभी कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। हिमाचल प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी ई विधानसभा होगी। दिल्ली विधानसभा अब डिजिटल होने वाली है। भारत का ऐसा मानना है कि आपदा से निपटने के लिए एकीकृत रवैया अपनाना चाहिए, ताकि आपदाओं को ज़्यादा आसानी से डील किया जा सके। कम से कम जन हानि हो, कम से कम धन हानि हो, नुकसान कम से कम हो, और लोगों को आवश्यकता अनुसार सुविधाएँ शीघ्रातिशीघ्र या बहुत जल्दी प्रदान की जा सकें। सरकार उन गरीब कैदियों के लिए एक योजना बना रही है जो अपनी सज़ा की अवधि पूरी कर चुके हैं, फिर भी पैसे के कारण उनका बेल नहीं हो पा रहा है। उनके बेल की व्यवस्था सरकार करेगी। 15 अप्रैल 2023 को गुवाहाटी के सारूसाजाई स्टेडियम में एक ही स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा बिहू नृत्य प्रदर्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अब ट्रांसजेंडर भी मोर्चा संभालेंगे। वो भी सशस्त्र सेनाओं का सहयोग करेंगे ताकि इस समस्या का निदान किया जा सके। अब प्राइवेट एंटिटीज़ या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वह भी आधार ऑथेंटिकेशन कर सकेंगे, जिससे कि ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार हो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का मेज़बानी भारत करेगा। इसके तहत तवांग में 600 बौद्ध जुटेंगे, जिसमें चीन को भी भारत एक मैसेज देगा। केशवानंद भारतीय मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा किया, उस पर हाल ही में चर्चा हुआ, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद के
संविधान संशोधन के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। तो आप बस केशवानंद भारती केस को याद रखिएगा, मिनर्वा मिल केस याद रख लीजिएगा, बेरोबारी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाए। निजी क्षेत्र का पहला कार्गो टर्मिनल रेवाड़ी में शुरू किया जाएगा, रेवाड़ी हरियाणा में स्थित है। और देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के सहायक नदी अंजी के ऊपर बन के तैयार हुआ है। अंजी नदी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है यह नदी कहाँ पर स्थित है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न आ जाते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस में ऐसे तथ्य खूब पूछे जाते हैं। भारत में पहली बार नदी के नीचे बनी सुरंग से मेट्रो चलेगी। ये मेट्रो कलकत्ता से हावड़ा को जोड़ेगी। असल में हावड़ा और कलकत्ता पश्चिम बंगाल के दो शहर हैं जो गंगा नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो ट्रैक है नदी के नीचे बिछाई गई है, ऐसा नहीं है ट्रैक, ये फ़ोटो उन्होंने गलत लगा रखा है। ऐसे समझिए कि ये नदी है, यह नदी का बेल्ट है जहाँ पे नदी बह रही है। तो नदी के जो बेल्ट के नीचे ये जो मिट्टी है उसके एक लेयर के नीचे से जाकर ये सुरंग बनाया गया है। ठीक है, तो ये ना सोचिए कि वो शीशे वाला बना हुआ है। ठीक, ऊपर से तो नदी की धार रहेगी ही, नदी जैसे बह रही थी वैसी ही बहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ना ही आपको उसके अंदर से कोई पानी बहता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे इसमें फ़ोटो बना रखा है ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो नदी के बहुत नीचे से जाएगी, जिसके कारण नदी के बहाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, देश का पहला वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। वाटर मेट्रो में आधुनिक जलयानों का प्रयोग किया जाएगा, जिसे कहीं कहीं पे फेरी कहते हैं। इसमें देखिए हाइब्रिड नौकाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो में ब्रेकिंग सिस्टम से पावर रीजनरेट की तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण हैदराबाद मेट्रो में पावर जनरेट करने की भी क्षमता है। यह ग्रीन एनर्जी होगी। केरल में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है। यह तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगा। देखिए आजकल ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऐसे प्रश्न देखे गए। दिल्ली एनसीआर के बीच रैपिड ट्रेन का नाम रैपिडेक्स होगा। तो अगर कोई आपसे बोले रैपिडेक्स क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर के बीच रैपिड ट्रेन है। ये पिक्चर है जोजिला टनल का या जोजिला सुरंग का, जो श्रीनगर लेह हाईवे का हिस्सा है, जिसके द्वारा कश्मीर वैली और लद्दाख के बीच की दूरी 40 मिनट हो जाएगी, जो कि पहले करीब 4 घंटे था। और यह सुरंग दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। तेज़ी से विकसित हो रहे नेशनल हाईवेज़ CO2 के इमिशन या उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाएंगे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत सकारात्मक है और भारत के 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य में सहायक होंगे। क्योंकि नेशनल हाईवे के विकास के कारण ईंधन के खर्च में कमी आती है, या ईंधन के खपत में कमी आती है, या फ्यूल एक्सपेंसेस में कमी आती है, या फ्यूल कंजम्पशन में कमी आती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आती है। ऊर्जा गंगा पाइपलाइन से जुड़े हुए शहरों को सस्ता गैस प्रदान किया जा रहा है। यह शहरों की सूची है, एक बार देख लीजिएगा। देश में कुल 121 एयरपोर्ट को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होगा कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा हुआ है। तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास या छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं कि ज़्यादातर जगहों से उत्सर्जन को न्यूनतम किया जा सके, या जितना संभव हो उतना कम किया जा सके, जिससे कि भारत अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर टैक्स लगाया गया था, या जल उपकर लगाया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह तय किया कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वाटर टैक्स लगा सके या विद्युत परियोजनाओं पर टैक्स लगा सके। 100 साल से पुराने फंक्शनल डैम्स, या जो ऐसे डैम्स जो 100 साल से पुराने हो गए हैं और आज भी क्रियाशील हैं, उनमें से 234 ऐसे हैं जो खतरनाक माने जा रहे हैं, जिनसे खतरा है टूटने का या किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न करने का। और ये भारत के 15 सबसे पुराने डैम्स हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का चौथा रैंक है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर US है, तीसरे पर ब्राज़ील, और भारत चौथे रैंक पर है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसलिए इसका रैंक भी अच्छा खासा है, और भविष्य में हो सकता है कि स्थिति और सुधरे। और ग्रीन हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ईंधन का एक विकल्प हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ईंधन का एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसको परिभाषित करने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण यह तय करना मुश्किल हो जा रहा है कि किस हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाएगा या ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। और उसके सर्टिफिकेशन के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। परिभाषा तय होते ही इसके उत्पादन में तेज़ी से विकास होगा।
और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 9% न्यूक्लियर रिसोर्सेज से होगा, न्यूक्लियर सोर्सेज से होगा या परमाणु स्रोतों से होगा। परमाणु ऊर्जा में जो परमाणु रिएक्टर हैं उनसे कुछ रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है या मलबा निकलता है, इसके अलावा उससे और किसी भी तरह का उत्सर्जन नहीं होता। इस कारण परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में स्वीकारा जाता है। महासागरों में बहुत गहरे तक की खुदाई से समुद्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो कि दूरगामी रूप से खतरनाक हो सकता है मानव जीवन और पर्यावरण के लिए। GSI या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही उत्तराखंड और हिमाचल में लिथियम की खोज के लिए एक सर्वे करेगा। छत्तीसगढ़ के कटघोड़ा में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम की पुष्टि की गई है। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला है, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, तो ये जो है भारत के लिए बहुत सकारात्मक बात है, क्योंकि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक्स की दुनिया है और उस क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में रेयर मिनरल्स भी मिले हैं। इस रेयर मिनरल में चीन का एक छत्र राज है। ऐसे समझिए कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ तेल के मामले में एक छत्र राज रखते हैं, या उनका सबसे अधिक उत्पादन है, या उनका ज़्यादा क्षमता है, या उनके पास ज़्यादा भंडारण है, या उनके पास ज़्यादा सोर्सेस हैं, इसी तरह से रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चीन के पास एकाधिकार है, उसकी क्षमता ज़्यादा है और उसके उत्पादन पर दुनिया निर्भर है। लेकिन भारत में इसका मिलना भारत के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसके कारण भारत के आयात में तेज़ी से कमी आएगी, भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, बूस्ट होगा। वाइब्रेंट विलेज प्लान को PM गति शक्ति योजना के साथ जोड़ दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्लान या वाइब्रेंट ग्राम योजना के तहत चीनी सीमा से लगे गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, ताकि वहां पर लोग आ जा सके, विशेषकर टूरिस्ट वहां आ जा सके। इसके अलावा PM गति शक्ति योजना 16 मंत्रालय इंटीग्रेटेड रूप से किसी क्षेत्र के अवसंरचना के विकास में भूमिका निभाते हैं, ताकि वहाँ का अवसंरचना तेज़ी से विकसित हो सके। तो इन दोनों को जोड़ने से, इन योजनाओं को जोड़ने से भारत चीन सीमा पर स्थित भारतीय गाँवों का तेज़ी से विकास होगा। जन सुरक्षा स्कीम को निम्न आय वर्ग से जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर 30 जून तक बैंक और स्थानीय प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कम लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए इसमें कुछ बदलाव कर रही है। सरकार नए सिरे से उड़ान सेवा लॉन्च कर रही है। पुरानी योजना के मुकाबले उड़ान 5.0 ज़्यादा आकर्षक है, जिसके कारण छोटे शहरों को एयर सर्विस मिल सके या उड़ान की सुविधा मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा वहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अगर किसी का आपातकालीन दुर्घटना हो जाती है या आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकारी और निजी हॉस्पिटल को आपातकालीन सेवा निःशुल्क देनी पड़ेगी। इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं हॉस्पिटल्स को देनी पड़ेंगी। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला और फिलहाल एकमात्र राज्य राजस्थान है। झारखंड में एयर एम्बुलेंस की सेवा का शुभारंभ किया गया है। याद रखिएगा, अगर आपका झारखंड PCS है, UP PCS में भी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। माँ कौशल्या महोत्सव रायपुर में मनाया जाता है और वाराणसी में पुष्करम कुंभ मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत अब फैक्ट्री में वर्कर्स 8 से 12 घंटा काम कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ दुनिया में ज़्यादातर देश अपने यहाँ लेबर्स की काम अवधि कम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय सुविधाएं दे रहे हैं। उसके जस्ट उलट या उसके ठीक उलट भारत में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि ब्रिटेन में 4 वर्किंग डे कर दिया गया और वो ट्रायल ले रहे हैं कि क्या 4 वर्किंग डे में लोग अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन भारत में देखिए, वर्किंग आवर बढ़ा दिए, 8 से 12 घंटा कर रहे हैं। तो ये मानव अधिकार, मानवीय मूल्य के खिलाफ है। चूँकि भारत के राज्य सरकार ने किया है, तो हम लोग इसको ज़्यादा अपोज नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसको ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं। एक सीमा तक ही
आलोचना में या मूल्यांकन में इसको लिख सकते हैं, अन्यथा बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में लिखना आपके मेंस में घातक हो सकता है। तो जब भी ऐसी चीज़ों के बारे में जब भी नकारात्मक लिखें तो बहुत संतुलित लिखें, अन्यथा आपके नंबर कट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से सरकार पर्यावरण में सुधार के लिए प्रयासरत है। उसका परिणाम अब दिख रहा है। कई नदियाँ स्वच्छ हो रही हैं या उनके स्वच्छता का स्तर में सुधार हो रहा है या उनके प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, हरियाली बढ़ रही है। वैसे आप लोग तो जानते होंगे भारत में 4 धाम है या हिंदू धर्म में 4 धाम माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में भी 4 धाम है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा पौष्टिक अनाज से संबंधित एक सूचना दी गई है, जिसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है या लाभकारी हैं, जिसको धीरे धीरे लोगों ने अपनी जीवन शैली से या खाने के प्लेट से बाहर कर दिया था। लेकिन ये मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं। तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव 2023 हुआ है। तेलंगाना में एग्री इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार हैं। ग्रीन हाउस गैसेस करते क्या है कि पर्यावरण में या वायुमंडल का तापमान बढ़ा देते हैं और वायुमंडल का तापमान एक सीमा के बाद धीरे धीरे जलवायु में भी परिवर्तन लाता है, जिसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण धान के फसल में ब्लास्ट नामक बीमारी हो रही है, जिससे धान की उत्पादकता में तेज़ी से कमी आ सकती है। और इस दावे को यूएन की एक रिपोर्ट पुष्ट करती है कि अगर ऐसे ही ताप बढ़ता रहा या दुनिया ऐसे तपती रही तो अनाज के उत्पादन में कमी आएगी। गरुड़ा एरोस्पेस, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए विशेषीकृत ड्रोन बनाती है, वह एग्री ड्रोन सब्सिडी पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे फर्मों को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण मित्र हों, पर्यावरण हितैषी हों, जिसे कि तटीय क्षेत्रों में एक्वाकल्चर करने से पर्यावरण के विकास में भी सहायता मिले या पर्यावरण को कम से कम क्षति हो। यूरोपीय आयोग द्वारा एथिलीन ऑक्साइड को कीटनाशक या पेस्टिसाइड अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैसे भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है, किंतु यहाँ के दुग्ध उत्पादन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे आज भी दूध की कीमत ज़्यादा है। इस बार कुल 52 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कार निम्न 6 लोगों को मिला है। 3 लोगों को मृत्यु उपरांत मिला है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव हैं। ये 3 का नाम याद रख लीजिएगा जिनको मृत्यु उपरांत मिला है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। आप पद्मश्री का भी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का होगा या जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ के लोगों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न आ सकता है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया विश्व बनी है। भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुकेश अंबानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म निर्देशक SS राजमौली और लेखक सलमान रुश्दी शामिल हैं। और फिल्म फेयर अवार्ड में इस बार का बेस्ट एक्टर अवार्ड राजकुमार राव को प्रदान किया गया है, जबकि बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवार्ड संजय मिश्रा को प्रदान किया गया है। और बेस्ट एक्टर इन फीमेल लीडिंग रोल यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई को मिला है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्रदान किया गया। G20 का एक मीटिंग लेह में भी होगा। भारत के नेतृत्व में G20 सम्मेलन में क्रिप्टो खतरों से संबंधित एक कॉमन फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। और G20 मीटिंग में फाइनेंशियल मार्केट या वित्तीय बाजार के अस्थिरता पर भी चर्चा की जाएगी या उनका विश्लेषण किया जाएगा। G20 के बैठक में हेल्थ इमरजेंसी और डिजिटल इनोवेशन पर भी जोर दिया जाएगा। बंगाल में भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिसमें जापान ऑब्जर्वर के रूप में है या पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में हो रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से कवच नाम का एक अभ्यास आयोजित किया गया है। सूडान में हो रही हिंसा को देखते हुए भारतीयों की रक्षा के लिए या भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। विश्व बैंक और ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा GDP का अनुमान दिया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक और ADB के अलावा बाकी अन्य संस्थानों का भी GDP अनुमान है, तो इसको देख लीजिएगा। ये वर्ल्ड बैंक और ADB का है, ये डेटा आ सकता है। यहाँ पे GDP के साथ साथ मुद्रास्फीति का भी डेटा है और CAD का भी डेटा है। और ऐसा माना जा रहा है कि कोविड के बाद भारत के GDP के विकास दर में तेज़ी आई है। इस पर IMF ने भी अपना एक रिपोर्ट दिया, जिसमें बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है।
कर संग्रह में दिल्ली से आगे है बेंगलुरु। ये देखिए जो बड़े शहर हैं उनके टैक्स कलेक्शन का डेटा है। जिस शहर में जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा कंपनी होंगी, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, वहाँ पर उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत का निर्यात $2 ट्रिलियन तक हो जाएगा। भारत का ऐसा लक्ष्य है कि टूरिस्ट इकोनॉमी को 2047 तक $1 ट्रिलियन तक करना है। टूरिस्ट इकोनॉमिक से मतलब आप समझ लीजिए कि किसी भी देश से टूरिस्ट या पर्यटक जब आते हैं तो उस देश में खर्च करते हैं, उस खर्च से जो लाभ होता है देश को, उसे टूरिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो मान लीजिए कि भारत में विदेशी पर्यटक आ रहे हैं या फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ जो पैसे खर्च करते हैं वो भारत की इकोनॉमी में सपोर्ट का काम करते हैं। दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूरिस्ट इकोनॉमी पर निर्भर है, जैसे श्रीलंका। और श्रीलंका के टूटने का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि जब कोविड आया तो टूरिस्ट दुनिया में आना जाना बंद हो गया। इसके कारण श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से गिर गई या बहुत तेज़ी से टूट गई। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूरिस्ट इकोनॉमी पर निर्भर है। तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र है जिससे किसी भी देश को बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। और भारत का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता है, ऐतिहासिक स्थल, इसके अलावा प्राकृतिक स्थल भी बहुत ज़्यादा विविधीकृत है, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ डेडिकेटेड जोन बनाए गए हैं, जिससे ई कॉमर्स का निर्यात किया जाएगा और निर्यात की गति में वृद्धि होगी। और वर्ष 2023-24 तक 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनाने का लक्ष्य है। इससे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। इनके निर्माण से 2030 तक भारत के निर्यात में $2 ट्रिलियन का लक्ष्य पूरा करने में मदद होगी। भारतीय वित्तीय व्यवस्था अमेरिका और स्विट्जरलैंड की घटनाओं से सुरक्षित है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब भारत और मलेशिया का व्यापार रुपया में भी डायरेक्ट हो सकता है। इसके लिए अब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये दोनों देश अपने करेंसी का एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर लेंगे। इसके लिए विशेष बोस्टन अकाउंट खोला गया है, जिससे कि दोनों देश अपने करेंसी में व्यापार कर सकेंगे। दुनिया के कई देश चीन की नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में ये परेशान देश या प्रभावित देश चीन का विकल्प तलाश रहे हैं और इन देशों के लिए भारत आकर्षण का स्थल बना हुआ है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है या संभावित है। और जल्द ही 16वां फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसकी संस्तुति 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल 15वां वित्त आयोग इनकी अध्यक्षता NK सिंह कर रहे हैं, उनकी संस्तुति लागू है। आधार में KYC के खर्च में कमी आई है, या 700 रुपये से घटकर ₹3 हो गया है। और लोन का प्रोसेस 75% सस्ता हुआ है। इससे भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे बहुत सारे रैंक में सुधार होगा। भारत के अर्थव्यवस्था में व्यापार को गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ साथ डेटा का कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि एक तरफ डेटा सर्वसुलभ हो रहा है, दूसरी तरफ सस्ता हो रहा है और संसाधन में वृद्धि हो रही है, तकनीक में भी वृद्धि हो रही है। कभी 2G हुआ करता था, फिर 3G आया, फिर 4G और अभी फ़िलहाल हम लोग 5G यूज़ कर रहे हैं। और भारत ने ऐसी घोषणा की है कि वह जल्द ही 6G लॉन्च करेगा। तो जैसे जैसे डेटा सस्ता हो रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही, डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है और फ्यूचर में डेटा का कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ेगा। एप्पल द्वारा भारत में पहला रिटेल आउटलेट मुंबई में खोला गया है। एप्पल आईफोन, आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में अमेरिका की अग्रणी कंपनी है। भारत को ग्रीन वैल्यू चेन को नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रीन वैल्यू चेन का मतलब ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण हितैषी हो, जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। नई फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत अब कुछ सेकेंड हैंड उत्पाद को भी आयात किया जा सकता है। भारत और रूस में FTA वार्ता हो रही है। FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत दोनों देशों में निर्बाध व्यापार हो सकेगा। ज़्यादातर वस्तुओं को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि होगी, दोनों देशों के अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी। और इसके लिए वार्ता जारी है और उम्मीद है कि जल्दी ही एक नया ट्रीटी हो जाएगा या संधि हो जाएगा भारत और रूस के बीच में। और रूस की तरह भारत और UK यानी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है। रसिया, यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया कई सारे देश हैं जो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, जो यह बताती है कि भारत का विकास दर तेज़ी से बढ़ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसमें असीम संभावनाएं हैं या ये असीम संभावनाएं दुनिया के बाकी देशों को दिख रही है। इसलिए ये देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं और इससे इन देशों को भी लाभ होगा और भारत को भी लाभ होगा। व्यापार समझौतों से भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधा जाएगा। यह हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एक नया लक्ष्य है। बनारसी पान, लंगड़ा आम और रामनगर के भंटा को GI टैग दिया गया है। यूरोपीय यूनियन द्वारा हिमाचल के कांगड़ा चाय को GI टैग दिया गया है। सऊदी अरब ने भारतीय झींगे और लॉबस्टर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। IMD या भारतीय मौसम विभाग द्वारा हीट इंडेक्स लॉन्च किया गया है,
जिससे कि गर्मी के वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सके या वास्तविक स्थिति की सूचना मिल सके। अब वह दिन दूर नहीं जब मौसम की तरह ही भूकंप को लेकर भी देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू होगा। हालांकि ये सिस्टम पूर्वानुमान तो नहीं बता पाएगा, लेकिन भूकंप में होने वाले जान माल का नुकसान कम करने के लिए अग्रिम चेतावनी जरूर देगा। जापान व ताइवान की आधुनिक तकनीकों के साथ पहली बार राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र इस परियोजना पर काम कर रहा है। इसके लिए देश भर में संबंधित उपकरणों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। क्वांटम तकनीक के लिए भारत तैयार हो रहा है। क्वांटम तकनीक का सीधा मतलब समझिए कि कोई भी तत्व, उसके दो स्वरूप होते हैं, एक फिजिकल जो हम लोग देखते हैं, एक उसका सब एटॉमिक स्थिति जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो दोनों परिस्थिति में पदार्थ अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। इस क्वांटम तकनीक पर आधारित कंप्यूटर पहले से ज़्यादा गतिवान होते हैं, ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं, इसलिए यह तकनीक आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत के विकास में क्वांटम तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इससे एरोस्पेस, मौसम पूर्वानुमान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन प्रणाली, साइबर सिक्योरिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य, रक्षा और कृषि, डेटा सुरक्षा आदि को लाभ होगा। केंद्र सरकार की योजना है कि रिसर्च संस्थानों को या रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक साथ समायोजित किया जाए, क्योंकि अलग अलग विभाग के पास अलग अलग अनुसंधान संस्थान है, जिसके कारण उनके कार्य पद्धति में विलम्ब होता है। उस समस्या को हल करने के लिए सबको एक साथ एकीकृत किया जा रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के शोधकर्ताओं ने एक नया छोटा उपकरण तैयार किया है जो भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम है। इसे अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर का नाम दिया गया है। कीटों से मिलने वाले काइटोसिन से तैयार होगा इको फ्रेंडली 3D प्रिंटेड पॉलीमर। अब एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को कई फ़ोन में चलाया जा सकेगा। जल्द ही खोए हुए फ़ोन को ट्रैक करना या खोजना आसान होगा और उसके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। दूरसंचार कंपनियां नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA पर सनसेट क्लॉज, एक निश्चित समय बाद खत्म होने वाला कानून या प्रावधान लागू करने के लिए जोर दे रही हैं, जिसके तहत विमानन कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने पुराने अल्टीमीटरों को नए अल्टीमीटरों से बदलना होगा, ताकि हवाई अड्डों में 5G स्पेक्ट्रम के एयरवेव विकिरण से विमान के उपकरणों में व्यवधान न आए। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन में कई सारे परिवर्तन ला रहे हैं। इससे कई लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, लेकिन इससे रोजगार की नई संभावनाएं खुलेंगी। इससे कई क्षेत्रों में नया विकास होगा और मानव जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। वैज्ञानिकों ने कलेक्टिव बिहेवियर के पीछे के साइंस को खोज लिया है। उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि कैसे एक पूरा ग्रुप एक तरह व्यवहार करता है। इसका कई सारा उपयोग किया जा सकता है भविष्य में। बहुत ज़्यादा गर्मी या एक्सट्रीम हीट से बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं और इस कुपोषण के शिकार के कारण उनको पूरी जीवन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसा फूड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे दही। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। जो ऐसे फूड्स का या भोजन का सेवन करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत लाभकारी हैं। एनीमिया की समस्या को हल करने के लिए या इस समस्या के निदान के लिए, एनीमिया यानी रक्त अल्पता जिसमें शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उसके लिए चाय का फोर्टिफिकेशन किया गया। फोर्टिफिकेशन माने किसी भी भोज्य पदार्थ में किसी तत्व को बढ़ा देना या उसकी गुणवत्ता को शामिल करना। इस तरह से टी में या चाय में फोलेट और B20 बढ़ाया गया या उसका फोर्टिफिकेशन किया गया है, जिससे कि इसके सेवन करने वालों को एनीमिया में लाभ हो। बहुत जल्दी ऐसा होगा कि स्लाइवा से या लार से, जो हमारी लार ग्रंथियाँ उत्सर्जित करती हैं, उनके द्वारा उत्पन्न स्लाइवा से एल्जाइमर का पहले से पहचान कर लिया जाएगा। असल में एल्जाइमर में होता क्या कि व्यक्ति की मस्तिष्क कोशिकाएँ या दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और व्यक्ति या पेशेंट सब कुछ भूलने लगता है। कुछ समय बाद वो सब कुछ भूल जाता है, किसी को नहीं पहचानता है। इसमें होता क्या कि इसका ट्रीटमेंट हमेशा लेट होता है। जब ज़्यादातर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तब इसका इलाज होता है, जिसके कारण मरीज इस बीमारी से रिकवर नहीं कर पाता। इस समस्या का सबसे आसान निदान ये है कि जब ये शुरुआत हो उसी समय इसका इलाज कर लिया जाए, तो ये गेम चेंजर साबित होगा। अगर पहले से ही अनुमान लग जाएगा कि व्यक्ति को अल्जाइमर होने वाला है तो उस व्यक्ति को इस रोग से बचाया जा सकेगा। शोधकर्ताओं ने एक नया डीप लर्निंग मॉडल विकसित किया है जिसमें स्तन के घनत्व का अनुमान लगाकर कैंसर के खतरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है। यह शोध ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में हुआ है।
WHO के क्षेत्रीय निदेशक का कहना है कि अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हुई या कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो कोरोना की नई लहर देखी जा सकती है। ताज़ा अध्ययन में गर्भवती महिलाओं द्वारा पीने के लिए उपयोग लाए जाने वाले घरेलू नल के पानी में लिथियम के उच्च स्तर से ऑटिज्म का खतरा को लेकर चेतावनी दी गई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे पैदा होने वाले बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऑटिज्म में बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक फिल्म है तारे ज़मीन पर, उसमें जो कैरेक्टर है वो ऑटिज्म से पीड़ित दिखाया गया है। काला अजर प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है जिसमें हाल ही में ड्रग रेसिस्टेंस या दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देखी गई, जिससे मरीजों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा था। इस समस्या के निदान के लिए नई दवाइयों का खोज किया गया है, जिसका भी एक्सपेरिमेंट जारी है। भारत के बहुत सारे राज्यों में टीनेजर्स में प्री हाइपरटेंसिव समस्याएं दिख रही हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। गुवाहाटी में उत्तर पूर्व का सबसे पहला एम्स खोला गया है। अंगदान से बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है जिन्हें अंग की ज़रूरत है, जिनका अंग फेल हो गया है, तो इसके लिए सरकार विशेष सुविधाएं दे रही हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि जब अंगदान के लिए अंग को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो रास्ते में सारा ट्रैफिक हटा दिया जाएगा ताकि जिस वाहन से अंग जा रहा है वो नियत समय से अपने नियत स्थान पर पहुंच जाए। इसके अलावा ड्रोन का भी प्रयोग किया जाएगा अंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए। पहली बार कैंसर रोधी आयुर्वेदिक दवाई V2S2 का ट्रायल होगा। कि हर जीव में लगातार कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है। ठीक वही हाल है डेंगू वायरस का। वह भी अपने में एक नया इवोल्यूशन ला रही है जिससे दुनिया में डेंगू के मरीजों की समस्या बढ़ सकती है। तो अगर इससे बचना है तो सरकार को ये चाहिए कि डेंगू मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करे। मलेरिया संक्रमण की अब सटीक और विश्वसनीय जांच हो सकेगी। लागत भी पहले से 10 से 20% कम हो जाएगी। यह संभव हो सकेगा PCF यानी फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर बायोसेंसर के द्वारा। वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव को कम करने का एक नया तरीका खोजा है। इसके तहत एंटीबायोटिक दवाओं को एक सुरक्षात्मक मारक के साथ जोड़ा जाएगा ताकि दवाओं की गुणवत्ता समझौता किए बिना उनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। देखिए इसमें होगा क्या कि जो दवाएं हैं जिनका दुष्प्रभाव दिख रहा है उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ों को दे दिया जाएगा कि वो दुष्प्रभाव कम से कम हो जाए। हाल ही में बहुत सारे युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं देखी गई। कई सारे प्रसिद्ध चरित्रों या प्रसिद्ध व्यक्तियों में भी ऐसी चीज़ें देखी गई कि वैसे तो देखने में बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस समस्या के निदान के लिए ऐसा चर्चा बना हुआ है कि हमें हार्ट टेस्ट को अनिवार्य सार्वभौमिक रूप कर दिया जाए ताकि हर एक व्यक्ति के हार्ट डिजीज़ का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके, पता लगाया जा सके या निदान किया जा सके। एक हद तक तो ये ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें निदान के बाद भी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो सबसे बेहतर तो यही है कि हम ऐसे जीवन शैली अपनाएं जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम से कम हो। और नई स्पेस नीति के कारण भारत में बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से स्पेस उद्योग का विकास हो रहा है जिससे कि भारत को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। इससे कई सारे लाभ हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सामरिक है, तकनीकी हैं। अगर इस पर रिटर्न का भी प्रश्न है तो लिखने को तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और सरकार नई स्पेस नीति के तहत नई क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है ताकि नई क्षेत्र के लोग इसमें आएँ और अपना योगदान दें। अब देखिए दुनिया में युद्ध की एक नई तकनीक विकसित हो रही है, अंतरिक्ष युद्ध। इसमें क्या होगा कि कोई देश दूसरे देश के सारे नेविगेशन सिस्टम को, सारे उपग्रह प्रणाली को नष्ट कर दे। जैसे मान ली अभी भारत के जितने उपग्रह उसको अगर कोई नष्ट कर दे तो अभी भारत जो है पूरी तरह से लगभग कट जाएगा। अभी हम लोग जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या जितनी भी ऑनलाइन सुविधा यूज़ कर रहे हैं मोस्टली जो है ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि सारी चीज़ें उपग्रह से चल रही है, सैटेलाइट से चल रही। तो अब ये एक नया वॉरफेयर आ रहा है जिसमें क्या होगा कि किसी देश के सारे उपग्रहों को नष्ट कर दिया जाए जिससे वह देश अपने ही देश में कट जाए, अपने ही क्षेत्र में बट जाए, पता नहीं चले कहाँ पे क्या हो रहा है, संपर्क समाप्त हो जाए। तो इससे बचने के लिए भारत ने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। इस युद्ध के लिए भारत भी तैयार है। भारत के पास भी इस मामले में कई सारे प्रयुक्त हथियार हैं जो आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं के उपग्रह को भी समाप्त कर सकते हैं। इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब ये है कि स्पेस में ऐसे यान को भेजा जाए जिसको कई बार प्रयोग किया जा सके। इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ है। सिंगापुर के 2 सैटेलाइट इसरो ने स्पेस में पहुंचाए हैं। ये दोनों उपग्रह ये हैं। निसार भारत के इसरो और अमेरिका के नासा का एक संयुक्त उपग्रह है जिसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके द्वारा हिमालय के सिस्मिक या भूकंपीय जोन का मैप बनाया गया है। इस डेटा या आंकड़े का प्रयोग करके भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की तकनीक विकसित की जाएगी जिससे जान माल की क्षति को कम किया जा सकेगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMUT के विद्यार्थी
जल्दी एक सैटेलाइट बनाएंगे जिसका नाम गुरु गोरक्षनाथ रखा जाएगा। यह नदियों से संबंधित जानकारी जुटाएगा। एक यूरोपीय अंतरिक्ष यान बृहस्पति और उसके 3 बर्फीले चंद्रमा की 10 वर्ष तक चलने वाली खोज के लिए रवाना हुआ है। जूस नाम के रोबोटिक एक्सप्लोरर को लगभग 8 वर्ष लगेंगे बृहस्पति तक पहुंचने में। नासा वर्ष 2025 तक एक बार फिर से चंद्रमा में मानव युक्त मिशन भेजेगा, जिसमें इन 4 लोगों को शामिल किया गया है: क्रिस्टीना एच कोच, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हेनेसन और रीड वाइसमैन, जिसमें से एक कनाडाई हैं और 3 अमेरिकी हैं। कनाडा के जेरेमी हेंसन हैं, बाकी तीनों अमेरिकन। और नासा के इस मिशन द्वारा पहली बार कोई महिला और पहली बार कोई ब्लैक व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा। स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट परीक्षण के लिए जल्दी उड़ान भरेगा। यह बहुत पावरफुल रॉकेट है और स्पेस एक्स जल्द ही अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने वाला है। मिलिट्री रोबोटिक्स की शुरुआत हो गई है और भविष्य में हो सकता है कि रोबोट वॉर हो। युद्ध के मैदान में व्यक्ति ना लड़े और उनके स्थान पर मशीनें ले लें और मशीनें युद्ध करें, तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसका लाभ भी है, इसका हानि भी है। लाभ यह है कि युद्ध में जो सैनिक हताहत होते हैं या जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और हानि ये है कि ये रोबोटिक्स या ये जो यंत्र हैं इनके अंदर मानवीय भावना नहीं होती है, और अगर इनमें आपने कोई भी प्रोग्रामिंग सेट कर दिया या मिशन सेट कर दिया तो ये पूरी निर्दयता से मशीन की तरह उस काम को करेंगी। तो ये अच्छा भी है और भयंकर भी है। और भारत भी इस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है और भारत का भी लगातार विकास इसमें हो रहा है और युद्ध का भविष्य यही है। और सेना के बेड़े में जल्द ही स्वदेश निर्मित यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन जिसको कहते हैं नागास्त्र शामिल होगा। नागास्त्र यूएवी स्वदेशी तकनीक से देश में विकसित पहला यूएवी है। भारत ने उड़ीसा के बालेश्वर में स्थित समुद्र तट से बैलिस्टिक इंटरसेप्टर डिफेंस बीएमडी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देश में प्रलय मिसाइलों की 2 नई यूनिट तैयार की गई है। प्रलय मिसाइल आधुनिकतम मिसाइल है। यह सतह से सतह के बीच में 150 से 500 किलोमीटर तक की मार करने में सक्षम है। बीते कुछ वर्षों में विश्व में रासायनिक जैविक युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने ऐसा तकनीक विकसित किया है जो आम नागरिकों को भी रासायनिक और जैविक हमले से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसमें बैक्टीरिया और फंगस के साथ साथ 30 खतरनाक गैसों को भी सोखने की क्षमता होगी। हंस नाम के पैराशूट से कमांडो 30,000 फीट की ऊंचाई से भी सुरक्षित उतर सकेंगे। याद रखिएगा, हंस एक पैराशूट है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेना पर खर्च करने वाले देशों में चौथे रैंक पर भारत है। पहले, दूसरे, तीसरे रैंक पर क्रमशः अमेरिका, चीन और रूस हैं। 2022 में हथियारों पर इतना रुपए खर्च हुए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा खर्च कोई कर रहा तो अमेरिका, उसके बाद चीन, रूस और भारत हैं। ये डेटा देख लीजिएगा। पहली बार सेना में तोपखाना संभालेंगी महिला ऑफिसर। भारतीय प्रधानमंत्री का मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्होंने इस दौरान मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की भी चर्चा की। और जलवायु परिवर्तन से भारत के 30% जीडीपी को खतरा हो सकता है। यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान बढ़ेगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, उससे भारत के जीडीपी का 30% हिस्सा संभवतः समाप्त हो जाए। पूर्वी अंटार्कटिका में 9000 साल पहले की बर्फ की चादर तेजी से पिघलने के साक्ष्य मिले हैं। समुद्र में जल स्तर की वृद्धि की गति 1993 से 2022 तक के बीच डबल हो गई है। समुद्र का जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में अधिकांश समुद्री तट पर स्थित शहर नष्ट हो जाएंगे। भारत के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्री तट कलकत्ता और मुंबई को निगल जाएगा और संभवतः बिहार तक समुद्री किनारा आ जाए या समुद्र बिहार तक आ जाए। उत्तर भारत में भूजल स्तर में सर्वाधिक कमी आई है। देखिए, भूजल स्तर में कमी आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि पंप सेट का प्रयोग करना, बहुत ज़्यादा भूजल का इस्तेमाल करना और उसके रिचार्ज की सुविधा ना उपलब्ध होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़कें बन रही है, घर बन रही है, इससे जल नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि भूजल का प्रयोग कम से कम करें, वर्षा के जल का ज़्यादा प्रयोग करें, उसको बहने ना दें, उससे भूजल को रिचार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराएँ। 24 लाख वाटर बॉडीज़ या जल निकाय में से बहुत कम ही हैं जो उपयोगी में लाया जा रहा है। माने लगभग 6 में से 1 ही है जो यूज़फुल है, बाकी का यूज़ नहीं हो रहा या उपयोग नहीं हो पा रहा है। वेस्ट वाटर का भी प्रयोग हो सकता है, इससे भविष्य में बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे जो वेस्ट वाटर, ये जो सीवेज का जल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और उस वेस्ट वाटर में शामिल अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के बाद जल साफ़ हो जाएगा तो उसका पुनर्प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आज का वेस्ट वाटर है वो भविष्य का रिसोर्स है या संसाधन है। देखिए, कोई भी संसाधन तभी संसाधन होता है या उसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसके लिए तकनीक उपलब्ध हो। समुद्र का जल तो बहुत विशाल है, पानी तो है लेकिन उसको पी नहीं सकते, उसके लिए तकनीक की जरूरत पड़ती है और तकनीक अभी उसका महंगा है। जब वो सस्ता हो जाएगा, पानी हमारे पास बहुत सारा उपलब्ध हो जाएगा। सूर्य पहले से ही हमको दिन भर ऊर्जा देता है, पूरा दिन ऊर्जा देता है।
लेकिन क्या है कि तकनीक इतनी महंगी है, उसका सहज उपयोग करना थोड़ा मुश्किल है, आम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भविष्य में वो इतनी सस्ती हो जाएगी कि सोलर एनर्जी को आराम से आप बिजली के तौर पर प्रयोग कर सकेंगे। हमें तापमान में विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसको समझना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब नहीं कि हर साल लगातार तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, घटेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन वो पहले से लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये जो विसंगतियाँ है उसको समझने का लगातार प्रयास हो रहा है। और वर्ष 2022 औसत से ज़्यादा गर्म रहा, यह पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री अधिक रहा। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है और इस परिवर्तन को न्यूट्रल करने के लिए या उसको कम करने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग कार्य कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसी के लिए लोग उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जो जलवायु के खिलाफ है या जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। और इसी के तहत जर्मनी में जलवायु कार्यकर्ताओं ने अपना हाथ ज़मीन में चिपका लिया ताकि लोगों का ध्यान उधर जाए। उन्होंने ज़मीन में हाथ को चिपका लिया और सड़कें जाम कर दी। अब उनके हाथ को निकालने के लिए सड़क में छेद किया जा रहा है, गड्ढा बना के, फिर उनका हाथ निकाला जा रहा है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या के निदान के लिए एक नई तकनीक बनाई गई है जिससे प्लास्टिक को बिना किसी अवशिष्ट के आसानी से समाप्त किया जाएगा और उससे कोई भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं मिलेगा, कोई भी रेसिडुअल, कोई भी जहरीला पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी उससे नहीं बचेगा। माने प्लास्टिक को पूरी तरह से रिसाइकिल कर लिया जाएगा, पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे बाकी उत्पादों के साथ होता है। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी खबर है। 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब कबाड़ मान लिए जाएंगे, क्योंकि जो पुराने वाहन हैं वो उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं जिससे पर्यावरण की क्षति ज़्यादा होती है। नए वाहन आधुनिक होते हैं, उनमें उत्सर्जन कम होता है। इसके अलावा ई वेस्ट के नए नियम बनाए गए हैं कि जो कंपनी ई वेस्ट प्रोड्यूस करेगी वही जिम्मेदार होगी। सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माण कर रही है तो उससे जो ई वेस्ट बनेगा उसके निस्तारण की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की ही होगी। तो कई सारे नए नियम और कानून आ रहे हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 या 1973 में स्टार्ट किया गया था और 2013 में कुल 50 वर्ष हो गए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत अच्छा काम किया जिससे भारत में बाघों की आबादी कई गुना बढ़ गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी जितने राष्ट्रीय वन हैं वो जल्दी फुल हो जाएंगे, माने आबादी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। जल्द ही बाघों की इस बढ़ती आबादी के लिए नए बाघ अभयारण्य की घोषणा की जाएगी जिसमें बाघों को सुरक्षा मिलेगी, विशेष सुविधाएं रहेंगी उनके लिए। अब भारत में देखिए 3000 बाघ हो चुके हैं, उनकी आबादी बढ़कर 3000 हो चुकी है। 4 साल में भारत में 200 नए बाघ बढ़े, जो दुनिया के कुल बाघों की आबादी का 3/4 है। माने दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनका 3/4 भारत में है। और अगर यही रफ्तार रहा तो 10 वर्ष में सारे रिजर्व फुल हो जाएंगे, तो बाघों के लिए नए रिजर्व की घोषणा की जाएगी या नए रिजर्व बनाए जाएंगे जिससे उनकी आबादी को संरक्षित किया जा सके। चीता उबान अपनी एरिया से अक्सर बाहर चला जा रहा है, चूँकि भारत में चीते लाए गए हैं 2 देशों से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। और चीते चूँकि बहुत तेज़ गति से दौड़ते हैं और उनका एरिया बड़ा होता है, इसलिए वो उस एरिया से अक्सर बाहर चले जा रहे हैं जो उनके लिए निर्धारित किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बिग कैट अलायंस की घोषणा की है जिसके तहत बिल्ली के साथ बड़ी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये जो बाघ, शेर, चीता ये सब बिल्ली के स्पीसीज के ही हैं। और यह प्रश्न अभी हाल के वीडियो के परीक्षा में भी आया है, तो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और चूँकि ये अप्रैल का करंट अफेयर्स है, अब तक जो करंट अफेयर्स मार्च तक का बनाया हुआ है, आप उसमें से देखेंगे कि यूपी पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो अगर आप यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें। और अगर आपको इससे लाभ हुआ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। इस हाथी का नाम शिवराजू है और यह एशिया के जीवित सबसे लंबे हाथियों में से एक है। इसे गजराज रत्नम से सम्मानित किया गया है। केरल में हाथी को पकड़ने के लिए एक मुहिम चलाया गया था, अरिकोम्बन, वह सफल रहा। और हाथियों के संरक्षण के लिए गज उत्सव मनाया जा रहा है। डेट देख लीजिएगा, प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि कहाँ पे मनाया गया, काजीरंगा में, और डेट था 7 अप्रैल 2023। और किस मंत्रालय के अधीन मनाया गया ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं। और पालतू हाथियों को एक यूनिक आईडी मिल जाएगा आधार कार्ड की तरह। याद रखिए कि पालतू हाथियों के लिए है, जंगली हाथियों के लिए नहीं। और हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए जो कोष है उसको साझा कर लिया जाएगा, मतलब साझा कोष से बाघ और हाथियों का एक साथ संरक्षण किया जाएगा। आर्मी काजीरंगा में गेंडों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेली ब्रिज बनाएगी। इस ब्रिज का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि वन संरक्षण विभाग तेजी से जंगल में मूव कर सके ताकि शिकारियों से गेंडों की रक्षा की जा सके। अब दुधवा के वन्य जीवों को भी मिलेगा साप्ताहिक वन अवकाश, माने हफ्ते में 1 दिन वहाँ पे घूमने में प्रतिबंध होगा ताकि अभयारण्य के जानवर आराम कर सकें। सोन चिरैया के संरक्षण में भारत अपनाएगा यूएई मॉडल। असल में यूएई में भी एक पक्षी है होबारा, उसके संरक्षण में यह तरीका अपनाया गया था कि जंगल में पड़े उसके अंडों को लाकर ब्रीडिंग सेंटर में अनुकूल तापमान देकर उससे बच्चों को विकसित किया गया।
इससे उसकी जनसंख्या वृद्धि की गई। वर्तमान में भारत में सोन चिड़िया की आबादी 100 से 150 बची हुई है और इसी तकनीक का उपयोग करके करीब 24-25 सोन चिड़िया के बच्चे पैदा किए गए हैं या बच्चों का विकास किया गया है। तो उम्मीद है कि इस तकनीक से या इस मॉडल से जल्द ही सोन चिड़िया की आबादी बढ़ जाएगी, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। श्रीलंका 1 लाख बंदरों को चीन में निर्यात कर रहा है, जिसका विरोध संरक्षणवादी या पर्यावरणवादी कर रहे हैं। सभी स्तनधारियों में एलिफेंट सील सबसे कम सोता है, वह लगभग 2 घंटे सो रहा है। कृत्रिम रोशनी से मच्छर परेशान हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मच्छर भाग रहे हैं। असल में होता क्या कि ठंडी में या जब तापमान एक्सट्रीम होता है तो मच्छर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन अधिक प्रकाश के कारण वो सक्रिय हो जा रहे हैं। इसके कारण मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पीटा पक्षियों की प्रजाति है जो उड़ीसा के जंगलों में भी देखे गए या उड़ीसा के मैंग्रोव वन में भी देखे गए हैं। भारत के तटीय जंगल बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। इसके अलावा तटों का भी संरक्षण करते हैं और सुनामी जैसे भयंकर लहरों से किनारों की रक्षा भी करते हैं। हिमालय के क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से टूट रहे हैं और उनका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2015 में यह बताया। तो दिल्ली के आसपास यमुना नदी पूरी तरह से मृत हो चुकी है और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए। वहाँ कोई भी जीव नहीं रहता है, तो ऐसा प्रयास है कि उसको साफ़ किया जाएगा ताकि वहाँ पे जीवन फिर से पनप सके। देश के 279 या 229 नदियाँ में से 311 जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं और अगर इनको नियमित और नियंत्रित नहीं किया गया तो पर्यावरण की क्षति और तेज़ी से बढ़ेगी और भविष्य में कई तरह के संकट का कारण बन सकती हैं। ओजोन, जिसे हम लोग O3 कहते हैं, ये पृथ्वी के लिए बहुत लाभकारी है अगर यह ओजोन मंडल में रहती है। यानी समताप मंडल में जो ओजोन का लेयर है, अगर उसमें ओजोन रहती है तो ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि यह धरती पर जीवन की रक्षा UV रेस से करती है। लेकिन यही O3 जब निचले मंडल या क्षोभ मंडल में आ जाती है या हमारे वातावरण में आ जाती है तो यह प्रदूषण का काम करती है और यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। गर्मियों में हमारे क्षोभ मंडल में ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह घोषणा की है कि एल नीनो मॉडरेट होगा, यानी हल्का होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अंटार्कटिक महासागर के भीतर धाराएं कमज़ोर पड़ रही हैं, जिससे जीवों पर असर होगा। समुद्री धाराएं कई कारण से चलती हैं, जैसे तापमान में अंतर, जल घनत्व में अंतर, ऊंचाई में अंतर और पृथ्वी घूर्णन की गति, कोरियोलिस बल, ऐसे कई सारे कारण हैं जो महासागरीय जलधाराओं को जन्म देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या हुआ है कि तापमान लगातार परिवर्तित हो रहा है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर पहले निम्न तापमान हुआ करता था, वहाँ पे भी तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस कारण से ये जलधाराएँ प्रभावित हो रही हैं। 10 अप्रैल और 11 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव मनाया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु संरक्षण और प्राणियों का संवर्धन है। यह दृश्य माउंट मेरेपी का है, जो इंडोनेशिया में एक्टिव ज्वालामुखी है या एक्टिव वॉल्केनो है, उसके ब्लास्ट का दृश्य है। आप ये याद रखिए कहाँ पर है, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि यह ज्वालामुखी कहाँ पर है। PCS में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जो महत्वपूर्ण एक्टिव ज्वालामुखी उनको जरूर याद रखिए। ये देखिए, रूस के कमचटका प्रायद्वीप में बेजीमियानी ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हुआ है। क्या होता है पहाड़ का मृत्यु क्षेत्र? देखिए, मृत्यु क्षेत्र का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। होता क्या है कि लोग चढ़ाई के समय पूरा मेहनत करके चढ़ जाते हैं ऊपर, लेकिन उतरते समय उनमें वो क्षमता नहीं होती है। तो कुछ समय के बाद अक्सर लोग जो है किसी न किसी कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा होता है उसे उस पहाड़ का मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी को कई हिस्से में बांटा गया है। जितने भी पहाड़, पर्वत, समुद्र, ये किसी न किसी प्लेट पर स्थित हैं और ये प्लेट लगातार मूव करते रहते हैं। इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग वलित पर्वत भी कहते हैं। ये युवा हैं, यानी नए पर्वत हैं। पहले यहाँ पर टेथिस सागर था। तो हर प्लेट का अपनी एक कहानी है। अभी जो है भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट में उत्तर पूरब की ओर बढ़ रहा है, यानी लगभग हर साल कुछ इंच भारत की ज़मीन कम हो रही है। तो ये यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम में, मेंस में बहुत यूज़फुल है। मेंस में यहाँ से प्रश्न आता है, अगर यूपी PCS दे रहे हैं या स्टेट PCS में लिख रहे हैं तो ये यूज़फुल है, इसको देख लीजिएगा एक बार। सूर्य से 30 अरब गुना बड़ा कृष्ण विवर मिला। कृष्ण विवर का मतलब ब्लैक होल है। ब्लैक होल वह क्षेत्र है जहाँ पर कोई तारा इतना ज़्यादा संकेंद्रित हो जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसकी घनत्व इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने आसपास के हर चीज़ को आकर्षित कर लेता है और किसी भी चीज़ को अपने से बाहर नहीं जाने देता, चाहे वह प्रकाश के कण ही क्यों ना हो। यानी प्रकाश के कण भी एक बार ब्लैक होल में चले गए
तो वो वापस नहीं निकल पाते, उसके अंदर ही समा जाते हैं। तो ब्लैक होल में जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है बहुत ज़्यादा होती, अत्यधिक होती है, और वहाँ के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। अगर ब्लैक होल के आसपास कोई बड़ा तारा या पृथ्वी से छोटे मोटे ग्रह पड़ गए तो उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बने हैं। ये वर्ल्ड बैंक के 14वें चेयरमैन हैं और भारतीय मूल के पहले चेयरमैन हैं। इनकी पढ़ाई IIM अहमदाबाद में हुई है। एक और भारतवंशी रिचर्ड वर्मा अमेरिका के विदेश उप मंत्री बने हैं। एक संसदीय समिति ने कहा है कि विदेश में रह रहे भारतीय सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं। चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री अंजना वासन को ओलिवियर अवार्ड के 47वें संस्करण में एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नासा के मून टू मार्स मिशन की अगुवाई भारतवंशी अमित छत्री करेंगे, माने उसको लीड वो करेंगे। UN सांख्यिकी आयोग के लिए भारत 4 वर्ष के लिए चुना गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज का देश के बाहर पहला कैंपस युगांडा के जिंजा में खोला गया है। भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन में सहायक ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विभाग इंडिया ऑफिस के अभिलेखागार में औपनिवेशिक युग की एक फाइल से यह बात सामने आई है कि कई कीमती रत्न और जवाहरात भारत से ब्रिटिश खजाने में जमा किए गए। अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए बने क्षेत्रीय समूह में भारत को भी शामिल करने का आमंत्रण मिला है। भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की यात्रा पर आए थे, जिसके दौरान चीन और भूटान की सीमा से संबंधित वार्ता भी भारत में की गई। आपको बता दें कि भूटान के विदेशी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और UN में भी भूटान का प्रतिनिधित्व भारत ही करता है। ग्लोबल बुद्धिस्ट मीट भारत में आयोजित किया जाएगा और इससे भारत चाइना को काउंटर भी कर सकेगा और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया रक्षा क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध बनाएगा। इससे दोनों देशों को लाभ होगा। इसके अलावा यह क्वाड को भी मजबूती प्रदान करेगा। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। क्वाड के अलावा ऑकस एक और संस्था है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ऑकस में 3 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और US यानी अमेरिका। UK या ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा। बांग्लादेश ने अपने प्रायोरिटीज़ की सूची जारी की है कि किन चीज़ों के आयात निर्यात को प्राथमिकता देगा जिससे कि इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रहे और आतंकवाद जैसे समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके। जॉर्जिया की असेंबली ने हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है और ऐसा कदम उठाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बना। पाकिस्तान में हिंदू विवाह बिल या हिंदुओं के विवाह के लिए कोई सरकारी प्रावधान अब तक नहीं था। माने अगर कोई हिंदू विवाह करता भी था तो उसे लीगली कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने हिंदू विवाह को सरकारी मान्यता दी है या कानूनी मान्यता दी है और इस मान्यता के तहत हिंदुओं का विवाह सरकारी पंडित कराएंगे और उसे रजिस्टर्ड माना जाएगा। जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जल्द ही भारत और अन्य देशों में भी हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ जानते हैं क्या होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि एक तो प्रदूषण शून्य हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो साथ में रिएक्शन करके उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलवाष्प निकलता है। तो जलवाष्प से पर्यावरण को कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश जो पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं उनको भी राहत मिलेगा। तो यह तकनीक कई मायने में लाभकारी है और जल्द ही भारत में भी देखने को मिलेगा। जर्मनी ने अपना अंतिम न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया है और वह रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कई अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देगा। देखिए, दुनिया के कई सारे देश न्यूक्लियर रिएक्टर को अनसेफ मानते हैं, असुरक्षित मानते हैं, इसलिए वो उसका उपयोग कम कर रहे हैं। G7 या दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों के सम्मेलन में यह तय किया गया कि वर्ष 2035 तक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी किया जाएगा। माने इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के निर्माण में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, ऐसा इन्होंने लक्ष्य बनाया है। इसके लिए क्या करना होगा कि इसके लिए बिजली के नवीकरण संसाधनों पर ध्यान देना होगा। कोयला, डीजल जैसे फॉसिल ईंधन का उपयोग कम से कम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके तहत सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, वायु ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाएगा ताकि बिजली के उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन ना हो। अभद्र आचरण के लिए ब्रिटेन के डिप्टी PM डोमिनिक राब को इस्तीफा देना पड़ा। सऊदी अरबिया और ईरान एक एग्रीमेंट के लिए राजी हो गए हैं और इसमें चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि मध्य एशिया के देशों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो भारत और अमेरिका से देशों के लिए समस्या बन सकता है। फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया। देखिए, अभी
जो रूस का युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, उसका मुख्य कारण यही था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। और नाटो सैन्य संस्था है या सैन्य संगठन है जिसका निर्माण यूएसएसआर के खिलाफ किया गया था, और उसमें यूक्रेन के शामिल होने के प्रयास के कारण रसिया ने उसको रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया ताकि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। खैर, हमला करना या युद्ध करना बहुत अच्छी बात नहीं है, हिंसा कभी भी गलत है। इसी दौरान फिनलैंड ने भी नाटो में शामिल होने की घोषणा कर दी। तो किसी भी देश को युद्ध से बचना चाहिए। रसिया को युद्ध से बचना चाहिए था और अमेरिकी या पश्चिमी देशों को नाटो के प्रसार से बचना चाहिए था, क्योंकि नाटो का निर्माण यूएसएसआर के लिए किया गया था। अब यूएसएसआर नहीं है तो नाटो के प्रसार का कोई कारण नहीं है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा करना है। तो अब समय जो है युद्ध का नहीं रह गया, चीज़ें बदल रही हैं, तो इन देशों को अपना माइंडसेट बदलना चाहिए और समस्याओं को वार्ता के द्वारा ही हल करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि युद्ध के द्वारा। इंडोनेशिया के मकस्सर शहर में लोसारी समुद्र तट पर स्थानीय सांस्कृतिक दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें नौका पर पारंपरिक पहनावे के साथ साथ पाकारेना नृत्य का भाव प्रस्तुति की गई। तो पाकारेना नृत्य अगर पूछे तो आप ये बता दीजिएगा कहाँ पर है। ये इंडोनेशिया में होता है। देखिए, यह जो डेटा है ये बता रहा है कि कहाँ पर दुनिया के सबसे रईस लोग रहते हैं, किस शहर में कितने रईस लोग रहते हैं, ये उसकी सूची है। ये वो लोग हैं जिनकी संपत्ति 1 बिलियन से ज़्यादा है। तो मुंबई में ऐसे 29 लोग रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको पता होगा, कूट मुद्रा या आभासी मुद्रा, जिसका एक एग्जाम्पल बिटकॉइन है। तो इसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके कारण FTX बैंकरप्ट हो गया या दिवालिया हो गया। तो इसकी समस्या के निदान के लिए क्रिप्टो डिटेक्टिव का नियुक्ति की गई। अब क्रिप्टो डिटेक्टिव्स बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इस समस्या का निदान करेंगे। एक भारतीय अभिलाष टोमी पहले एशियन व्यक्ति बने हैं जो दुनिया का अकेले ट्रैवल कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अंततः इन्होंने अपना मिशन पूरा किया। जुआ और सट्टा से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम बंद होंगे, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये नियम ऑनलाइन गेम पर भी लागू होगा। माने अगर ऑनलाइन गेम में अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसे भी सट्टेबाजी के नियम के तहत बंद करना पड़ेगा। तो आप गेमिंग में पैसा नहीं लगा सकेंगे। पहले भारत में केवल क्रिकेट ही बहुत प्रचलित गेम था, तो केवल उसे ही प्रायोजक मिलते थे, लेकिन अब भारत में अन्य गेमों या अन्य खेलों के प्रति भी लोगों में जागरूकता आ रही है, तो अन्य खेलों को भी प्रायोजक मिल रहे हैं। अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर है। अब तक हमने जितनी भी चर्चाएं की वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनडे हो चाहे सिविल सर्विसेज हो। लेकिन आगे की चर्चा केवल UPSC, स्टेट PCS और ऐसे परीक्षाओं से संबंधित है जिसमें मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपके मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम है, चाहे UPPC 2023 हो या कोई भी मेंस का एग्ज़ाम हो, तो आगे का वीडियो भी देखिए और उसमें जितने भी आर्टिकल्स को शामिल किया गया उनको ज़रूर पढ़ें। और मेंस में आपको GS में भी मदद करेगा, निबंध में भी मदद करेगा और बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपका GS का कोई भी टॉपिक करंट से अपडेट रहता है तो उसमें नंबर ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून का शासन लागू होना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मामलों में सरकारें ऐसा फैसला लेती हैं जो कानून सम्मत नहीं होते हैं, तो ऐसे फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय रोकना चाहती है या उन पर लगाम लगाना चाहती है। या लेख भी न्यायपालिका के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित हैं। भारत में जो कानूनी और न्यायिक प्रणाली है वो बहुत पुरानी है। जैसे क्रिमिनल कोड वगैरह जो कॉर्नवालिस के समय बनाया गया, तो जो बहुत पुराना हो चुका है और वर्तमान समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसे बार बार अपडेट किया गया है। लेकिन ये समय की मांग है, उनको सुधारा जाए। न्यायपालिका में स्त्रियों की भागीदारी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में महिला जजों की संख्या वास्तव में बहुत कम है। सुधारात्मक से दंडात्मक हो रही न्यायपालिका। देखिए, दंड के 3 प्रणालियाँ होती हैं। एक वैसी प्रणाली जिसमें जैसे को तैसा, माने आग के बदले आग का प्रावधान होता है, यह अक्सर आदिम संस्कृतियों में या आदिम समाज में चलता है। इसके बाद होता है प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक माने किसी अपराधी को इसलिए दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई अपराध ना करे। इसके लिए एक बहुत पुराना कोटेशन प्रचलित है जिसमें एक जज एक व्यक्ति को कहता है, मैं तुम्हें सज़ा भेड़ चोरी करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें सज़ा इसलिए दे रहा हूँ ताकि भविष्य में कोई भेड़ चोरी ना हो। और इसके अलावा तीसरा दंड का तरीका ये है कि उसमें अपराधियों को सुधारने की बात की जाती है, उन्हें ये मौका दिया जाता है कि वो सुधर जाएं। तो पहले भारतीय न्यायपालिका सुधारात्मक थी, अभी क्या है, कुछ मामलों में न्यायपालिका कड़े फैसले ले रही है, क्योंकि कुछ लोग आदतन अपराधी होते हैं और उनके लिए दंडात्मक कार्रवाई जरूरी भी होती है। सुधारात्मक प्रक्रिया या सुधारात्मक न्याय प्रणाली वहीं काम करती है जहाँ व्यक्ति में सुधरने की इच्छा हो या सुधरने की उम्मीद हो। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पद ऐसे होते हैं जिनमें नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए CJI है, उसको बहुत ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर सकते, या हाई कोर्ट के जजेस हैं
भारत में विदेशी लॉ फर्म के एंट्री के प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन वह बहुत सीमित होगा। इस सरकार को जनता के पास जाना चाहिए, माने जो जनता की ज़रूरत है उसको पूर्ति करने के लिए सरकार हमेशा मौजूद हो। मान लीजिए अगर आपको कोई काम करवाना है, आप सरकार के ऑफिस जा रहे हैं, आपको हर काम के सरकारी ऑफिस में जाना है, लेकिन ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आदमी को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े और चीज़ें बहुत सहज हो जाएं। इसको सुशासन भी कह सकते हैं, और सुशासन का चैप्टर जो है आपके पेपर सेकंड में भी यूज़फुल है और इथिक्स वाले पेपर में भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये लेख है कि चुनाव में सरकारी फंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है। चुनाव होता क्या है कि हर प्रत्याशी अपना फंड करता है। सांसद और विधायक में तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, छोटे चुनाव में लाखों खर्च कर देते हैं। अगर चुनाव आयोग ऐसा कर दे कि प्रत्याशी अपने पैसे कुछ नहीं खर्च करेंगे, सारी व्यवस्था चुनाव आयोग करेगी, तो हो सकता है कि चुनाव में जो इलीगल तरीके अपनाए जाते हैं, जो पैसे बांटे जाते हैं और वोट खरीदे जाते हैं, वैसे कार्य सीमित हो जाए, रुक जाएं, और ऐसे लोग भी चुनाव में शामिल हों, ऐसे लोग भी संसद और विधानसभा में पहुँचे जिनके पास लाखों करोड़ रुपए के संसाधन नहीं हैं और फिर भी वहाँ पहुँचें। अगर वो योग्य होंगे तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसलिए भारत के चुनाव में सरकारी फंडिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। इससे भारतीय चुनाव व्यवस्था में बहुत तेज परिवर्तन होगा। अगर सारे मंत्री ईमानदार हो गए तो अफसर मजबूरी में ईमानदार हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर जनता ईमानदार है, अफसर ईमानदार है, नेता ईमानदार है, मंत्री ईमानदार है, तो फिर उस देश का विकास होना तय है। तो इसके कई लाभ हैं, बशर्ते इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो। और अगर संस्थान मजबूत होंगे तो उस देश का विकास बेहतर होगा, क्योंकि संस्थान मजबूत होंगे, सही फैसले लेंगे, सही निर्णय लेंगे और देश का विकास होगा। भारत के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उस पर लेख है कि भविष्य में वो कैसे काम करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत प्राचीन है, तो इसके कुछ हिस्से का उपयोग आज भी बना हुआ है। जैसे मान लीजिए आयुर्वेद का उपयोग आज भी बना हुआ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके लाभ ही लाभ हैं। तो जो हिस्से फ़ायदेमंद है उसको पुनर्जीवित करना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए। सारी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, तो उनको पुनर्जीवित करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और हमारे अपने लोगों का कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। सेम सेक्स मैरिज की बात की जा रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि पुरुष और महिला कोई अंतिम परिभाषा नहीं होती है, आप जेंडर के हिसाब से किसी को स्त्री पुरुष नहीं कह सकते। उसी पे लेख है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई दिन बहस के बाद यह तय किया कि इस पर फैसला पार्लियामेंट ले। जबरन शांति भारतीय समस्याओं का हल उत्पन्न नहीं कर सकती। बहुत सारे फेक न्यूज़ लगातार चलते रहते हैं, जिनके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे किसी भी समस्या को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। तो फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो उसको नियंत्रित करे, उसकी जांच करे कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कानून की बात की जा रही है, उसी पर रिले के बाद देख लीजिएगा। भारत में या दुनिया के अधिकांश देशों में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट होता है। आपको बता दें कि भारत में खाद्यान्न करीब 15 से 20% सड़ के ख़राब हो जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता। फल और सब्जियाँ 30 से 40% बिना खाए यूजलेस होकर ख़राब हो जाती हैं, और पका हुआ भोजन में करीब 20 से 25% हम लोगों का ख़राब हो जाता है। तो अगर इनका सही उपयोग किया जाए तो फसलों की कीमत नियंत्रित होंगे, लोगों को सहजता से चीज़ें उपलब्ध होंगी। बस 2-3 चीज़ें करना है, हमें सही इंफ्रा बनाना है ताकि जहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं उनको उन जगहों पर आसानी से पहुँचाया जा सके जहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। इस चीज़ को मैनेज करने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जो निम्न आय के व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनको चीज़ें उपलब्ध होंगी और इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल होगा। तो इसके कई सारे लाभ हैं। श्री अन्न का मतलब सभी मोटे अनाज हैं। भारत में जो मोटे अनाज हैं उनकी पहले उनका ही उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ गेहूं का उपयोग बढ़ने लगा और गेहूं के कारण सभी मोटे अनाजों का उपयोग बंद हो गया। चाहे जौ हो, बाजरा हो, मक्का हो, ऐसे बहुत सारे मोटे अनाज हैं जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। ज़्यादातर को आज सुपर फूड घोषित किया गया है। तो अब भारत सरकार का प्रयास यह है कि लोग मोटे अनाजों का ज़्यादा सेवन करें, इसीलिए भारत सरकार ने श्री अन्न योजना बनाया है और मोटे अनाजों का उपयोग करना चाहिए। लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक खेती ही एकमात्र तरीका है जिससे जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी हम लोग अच्छा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं और जलवायु पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती करने की ज़रूरत है और कृत्रिम खाद और कीटनाशक से संबंधित खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी वह बहुत हानिकारक है। पारंपरिक बीज के संरक्षण से संबंधित चुनौतियां सामने आ रही है क्योंकि लोग लगातार आधुनिक बीज ले रहे हैं जिसकी उत्पादकता ज़्यादा है। इससे पारंपरिक बीज जो है उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब अगर ऐसा होता रहेगा और एक ही प्रजाति के अगर बीज का हम उपयोग करेंगे तो होगा क्या कि मान लीजिए कोई बीमारी स्टार्ट हुई तो उस पूरी प्रजाति का ही फसल नष्ट हो जाएगा, तो उस साल लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए फसल में विविधता होनी बहुत ज़रूरी है और फसल में विविधता तभी होगी जब हम लोग पारंपरिक बीजों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि पारंपरिक बीजों में बहुत ज़्यादा विविधता है। इसलिए सरकार लगातार प्रयासरत है
के पारंपरिक बीजों का संरक्षण किया जाए। भारत इस समय चीन से जनसंख्या के मामले में आगे निकल चुका है। भूमि के मामले में भारत 7वें स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में हम लोग फर्स्ट रैंक पर हैं। और यह बढ़ती जनसंख्या भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही है। खाद्यान्न से लेके, स्वास्थ्य से लेके, इंफ्रा से लेके कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य में ये और विकराल रूप ले ले। अगर इसको सही तरह से मैनेज किया गया तो यह जनसंख्या ज़्यादा उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगी। अगर इसे मिसमैनेज किया गया तो ये अपने आप में एक डिज़ास्टर है, अपने आप में एक खतरा है, अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। देश में ऐसे बहुत से शिक्षित युवा हैं जिनके पास कोई कुशलता नहीं है, माने कोई कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है उनके पास। इसके कारण वो बेरोजगार हैं। ये अपने आप में एक समस्या है। इसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार द्वारा। पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं तो उनको लगता है कि आम लोग मैथ की तरह हैं, डेटा डाला और काम हो गया। आम जनता मैथ की आंकड़ों की तरह नहीं है, गणित के आंकड़ों की तरह नहीं है कि वहाँ पर 2 + 2 = 4 ही होगा। वहाँ पर 2 + 2 = 5 भी हो सकता है, 1 + 1 = 5 हो जाएगा। तो मनुष्य का व्यवहार आंकड़ों के हिसाब से काम नहीं करता है। तो जब भी पॉलिसी बनाए आंकड़ों के साथ साथ बाकी संवेदनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गुलामी तो वैसे ऑफिशियली समाप्त कर दी गई है, लेकिन कई क्षेत्रों में, कई मामलों में ये देखने में आता है कि कुछ लोगों की स्थिति गुलामों जैसी है। मतलब वो न्यूनतम मजदूरी पे काम करते हैं और मजदूर छोड़ के जा भी नहीं सकते। इस पर ये लेख है जिनमें लोगों को जबरन मजदूरी कराने के लिए बाध्य किया जाता है, वो भी कम पैसे पर। यही काम अंग्रेज कराते थे। भाषाई गुलामी भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, हम लोग की भाषा अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, इसको ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। आज यह स्थिति है कि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसे 2वें दर्जे का नागरिक माना जाता है या 2वें दर्जे का व्यक्ति माना जाता है। इंग्लिश एक भाषा है, उसको एक भाषा के तौर पे लेना चाहिए। अच्छा बात है, वो स्किल है, सीखना चाहिए। भाषा सीखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे आपका स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। और यही गुलामी है। ऐसे समझिए कि अगर कोई तोता राम राम कर रहा है तो जो वो मानवों के पास गुलाम रहा है, पिंजड़े में रहा है। जंगल में रहने वाला तोता कभी भी राम राम नहीं कहे, क्योंकि तोते की भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं है, तोते की अपनी भाषा है। उस तरह से हमारी भाषा जो है, जहाँ पे हम जन्मे वहाँ की भाषा वह है। अंग्रेजी तो बाहर से लाई गई, उन लोगों द्वारा लाई गई जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। इसके बाद भी आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस भाषा को ही सब कुछ मानना या उस भाषा को ज्ञान का प्रतिमान मान लेना, स्टैंडर्ड मान लेना, ये सही नहीं है। इसी पर ही लेके, क्योंकि भाषाई गुलामी वास्तव में मानसिक गुलामी की बात है। शारीरिक गुलामी से आप बहुत सहजता से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मानसिक गुलामी से बाहर आने में लोगों को सदियों लग जाते हैं। अंग्रेज़ों की शुरुआत यहाँ पर 1757 या 1764 से मान लीजिए, प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन उस समय उनके पास सीमित क्षेत्र थे। 1857 में भी उनके पास पूरा भारत नहीं था। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, तब भी लोगों को पूरी तरह से पता नहीं था कि वो गुलाम है। जब दादा भाई नौरोजी ने लोगों को समझाया कि भाई ये गुलामी की स्थिति है, तो 40-50 साल में भारत आज़ाद हो गया। लेकिन क्या 50 साल की आज़ादी के बाद भी क्या हम लोग मानसिक रूप से आज़ाद हो पाएँ? उन्हीं का पहनावा, उन्हीं की संस्कृति को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, उनकी संस्कृति को हमेशा पहला मानना, तो ये मानसिक गुलामी की बात है और उससे बाहर आना चाहिए। हर भाषा का सम्मान करना चाहिए या हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजी का हिंदी धीरे धीरे कई क्षेत्रों में सीमित होती जा रही है। किसी भी परिवार में अगर झगड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उनके मानसिक स्थिति में विकार उत्पन्न होता है। महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन हो रहा है। देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के बाद शहरों में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लगातार प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में नगर नियोजन करने वाले लोगों को ये चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से नगर नियोजन करें, ताकि किसी भी तरह की आपदाएं आएँ तो चीज़ों को आसानी से मैनेज कर लिया जाए। जैसे कई नगर निकाय सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नगरों में आज भी जो है गंदगी बनी हुई है, अव्यवस्था बनी हुई है। अगर नगर निकाय सही से काम करते हैं तो कम से कम स्वच्छता तो बढ़िया हो ही जाएगी। देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत को गुणवत्ता के मामले में 5वां रैंक मिला है। यहाँ का जो गुणवत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा है, लेकिन फिर भी अब इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड अपनाया जाए, जिससे कि उत्पादक को भी उत्पादन में सहजता हो और कंज्यूमर को कंज्यूम करने में सहजता हो, उसे समझने में सहजता हो कि ये चीज़ क्या है। रोज़ नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसके कारण माता पिता को अपने बच्चों को सुविधाएं देने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में लगातार कई सारे बैंक विफल हो रहे हैं और उनको विफलता से बचाने के लिए सरकारें लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का धन इसमें निवेशित होता है, बहुत सारे लोग अपना पैसा उसमें जमा रखते हैं। तो एक बैंक के टूटने से हज़ारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स से मतलब ऐसे वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा जिनके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। यूरोपीय देशों ने क्या किया कि अपने यहाँ उन चीज़ों का उत्पादन कम कर दिया या समाप्त कर दिया जिसमें कार्बन का उत्सर्जन होता है। और अब ये क्या कर रहे हैं, चूँकि उसके उत्पादन से इनको लाभ मिल नहीं पा रहा है, टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो इन्होंने नया तरीका निकाला है उससे लाभ कमाने का,
कि जब विकासशील देशों में ऐसे उत्पाद उत्पादित हों जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है तो उससे लाभ कमाया जाए। असल में ये लाभ कमाने का एक नया तरीका है यूरोपीय देशों का। एक तरफ से ये उनके लिए लाभकारी है, लेकिन पर्यावरण के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर उत्पाद पर ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे तो ज़्यादातर उत्पादक पर्यावरण हितैषी उत्पाद का उत्पादन करेंगे, मतलब ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। भारत सरकार द्वारा नई नीति बनाई गई है जिससे कि निर्यातक को अधिकतम लाभ हो, जो उत्पादक है जो निर्यात कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। नई व्यापार नीति निर्यात को बूस्ट करेगी, बढ़ावा देगी। लोग ज़्यादा लाभ के चक्कर में उन क्षेत्रों में निवेश कर देते हैं जहाँ पर जोखिम ज़्यादा होगा। देखिए, जोखिम जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ लाभ ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि वहाँ खतरे ज़्यादा हैं इसलिए कई बार पैसा डूब जाता है, लोगों के सामने खतरे बढ़ जाते हैं। आजकल जो क्राइसिस आ रहे हैं उसका कारण यही है। भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें, जिसे व्यापार संतुलन खाता कहते हैं, जब दो देश व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को जिस खाते में प्रदर्शित किया जाता है उसे बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, जिसमें आयात निर्यात के खाते बनते हैं, पूंजी खाता होता है, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं और सेवाओं में अकाउंट होता है। तो जो भारत का जो वस्तु और सेवाओं के अकाउंट में, वस्तु वाले क्षेत्र में भारत को लाभ नहीं होता, अक्सर भारत उसमें घाटा में चलता है, लेकिन सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में भारत हमेशा लाभ में रहता है। सेवा के निर्यात में भारत को लाभ मिलता है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आती है, और भारत सरकार का प्रयास है कि सेवा के निर्यात को और बढ़ाया जाए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ दिया जा सके। G20 की मीटिंग में आरबीआई ने कुछ मानक तय किए G20 देश के सामने, ताकि बैंकों को बचाया जा सके, बैंकों का सही संचालन हो सके, बैंकों के हित का भी रक्षा हो सके और बैंक के ग्राहकों के भी हित की रक्षा हो सके। कई सारे क्षेत्रीय व्यापार संगठन खड़े हो रहे हैं जिससे भारत के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसी के विचार को लेकर यह लेख लिखा गया है। जो क्षेत्रीय व्यापार हैं, जो क्षेत्रीय संगठन है, उससे भारत का व्यापार प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की विदेश नीति बहुत पावरफुल है और भविष्य में भारत अधिकांश क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ जाएगा, तो भारत के व्यापार को लाभ होगा अगर सही नीति का पालन किया गया तो। मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से प्रभाव डालता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानसून अच्छा होता है तो खेती ज़्यादा होती है, खेती अच्छा होगा तो फसल ज़्यादा होगा, फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमतें नियंत्रित रहेंगी, कीमतें नियंत्रित रहेंगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर मानसून नकारात्मक रहता है या ख़राब रहता है तो उससे कई सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है, इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। दुनिया बदल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो महाशक्तियाँ थीं, यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। जैसे यूएसएसआर टूटा, दुनिया में एक महाशक्ति बन गई यूएसए, लेकिन समय के साथ साथ कई सारे देशों का उभार हुआ। जैसे चाइना टूटा हुआ, रसिया फिर से इकट्ठा हो गया, फिर से रसिया भी एक ताकत बनकर तैयार हो गया। भारत भी एक नई शक्ति बनकर उभर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत भी एक नई महाशक्ति है। और कई अन्य देश हैं जो नई शक्ति बनकर उभर रहे हैं। कुछ दक्षिण अमेरिकी देश जैसे ब्राज़ील, कुछ अफ्रीकी देश जैसे साउथ अफ्रीका, ये एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि विश्व जो है एक ध्रुवीय से अब बहुध्रुवीय की ओर जा रही है, और बहुध्रुवीय विश्व में अब इकोनॉमिक्स की नई नीतियाँ लगाई जा रही हैं। इसके कारण देखेंगे अब नई नई संधियाँ हो रही हैं, नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं कई देशों में, और भारत का तो बहुत सारे देशों से FTA हो रहा है या कुछ से वार्ता चल रही है, जिससे हो सकता है भविष्य में कई सारे FTA हों, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और विकास होगा। कॉरपोरेट या निगम किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अमेरिका जैसे देशों में माना जाता है कि वहाँ पर निगम का शासन है या कॉर्पोरेट का शासन है, और भारत में भी कॉर्पोरेट कंपनियाँ बहुत हद तक भारतीय शासन व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन के कुछ मामलों में कॉर्पोरेट की भी भूमिका होती है, क्योंकि उससे उनको लाभ मिलता है। दुनिया में आज अमेरिका का जो रुतबा है उसका सबसे बड़ा कारण डॉलर है। डॉलर क्यों है? क्योंकि जब कोई दो देश व्यापार करते हैं जिसमें अमेरिका की भूमिका हो चाहे ना हो, लेकिन अमेरिका को लाभ मिलता ही मिलता है। कैसे मिलता है? मान लीजिए कि हम रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि भारत और रूस के बीच व्यापार करना होता था, तो पहले रुपया जो है डॉलर में चेंज होता था, और फिर डॉलर जो है रसियन रूबल में, और फिर जाके व्यापार होता था। माने इन दोनों के बीच में डॉलर की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन डॉलर में एक्सचेंज करा रहे हैं तो चार्ज देना पड़ेगा। जब भी दो देश व्यापार करेंगे उसमें डॉलर को बेनिफिट मिलता ही मिलता था। लेकिन अब कई सारे देशों ने इसका एक उपाय निकालिया, वोस्टू अकाउंट। वोस्टू अकाउंट से क्या होता है कि दो देश सीधे सीधे अपनी मुद्रा को परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा चीन भी एक नई शक्ति उभर रही है जो लगातार अमेरिका को चैलेंज कर रही है। इसके कारण डॉलर का महत्व धीरे 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 कम हो रहा है, और हो सकता है कि भविष्य में
अमेरिका की वह क्षमता ना रहे जो वर्तमान में है। किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास तभी मिलेगा जब उसमें निवेश हो। अगर निवेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, ना रोजगार का जनन होगा, ना लोगों की आय में सुधार होगा, ना लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इन्वेस्टमेंट से किसी देश की जीडीपी का ग्रोथ होता है। जब जीडीपी का ग्रोथ होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और लाइफस्टाइल में सुधार होगा, लोगों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे और लोगों की जीवन शैली सुधरेगी, उससे किसी देश का विकास होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश करना बहुत ज़रूरी है। छोटे उद्यम जो होते हैं वो किसी भी देश में रोजगार के सबसे बड़े साधन होते हैं। जैसे भारत में कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, कृषि के बाद छोटे उद्यम ही सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। ये अलग बात है कि इन क्षेत्रों का भारत के जीडीपी में ज़्यादा भूमिका नहीं है। भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा भूमिका सेवा क्षेत्र की है, लेकिन सेवा क्षेत्र में रोजगार बहुत कम है। छोटे उद्यम बहुत बड़े आबादी को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो अगर किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपने छोटे उद्यम को भी संरक्षण देना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। समावेशी विकास का मतलब है कि ऐसा विकास जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाए। अगर किसी देश में समावेशी विकास नहीं होगा तो वह विकास वास्तव में माना ही नहीं जाएगा। वो जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। देखिए, जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है, आप समझ लीजिए इस बात को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही बात समझा जाता था, लेकिन अब क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। जीडीपी में जो भी वृद्धि होगी उसे ग्रोथ कहा जाएगा, लेकिन उससे जब आम जनता के जीवन स्तर में सुधार होगा उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। और जब आम जनता में सुधार होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो समावेशी विकास होगा। और समावेशी विकास तभी सही माना जाएगा जब लोगों के पास खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो। भई आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके पास खाद्य सुरक्षा ही ना होगा तो समावेशी विकास कहेगा। नई अर्थव्यवस्था में डिजिटल भरोसा। डिजिटल भरोसा का मतलब है जब आप किसी डिजिटल सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जो आप भरोसा दिखाते हैं उसी को डिजिटल भरोसा कहते हैं। मान लीजिए कि आप यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं तो वो डिजिटल भरोसा है। कुछ लोग यूपीआई का यूज़ करने से डरते हैं, उनको लगता है कि उनका पैसा कहीं चला जाएगा। कुछ लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डरते हैं, उनको लगता है कि उनका पैसा लेकर चला जाएगा। तो जब आप उन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसे डिजिटल भरोसा कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार डिजिटल भरोसा तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में बड़े कारोबारी समूह की ज़रूरत है, तभी भारत का विकास हो सकता है। एक बात समझ लीजिए एकदम साफ साफ, किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का विकास होगा। अगर वहाँ पर व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं होगा तो उस देश का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सकता, चाहे वहाँ पर कितने भी प्राकृतिक संसाधन हो। एक उदाहरण देख लीजिए, हमारे देश में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, बहुत से धातुओं के अयस्क उपलब्ध है, लेकिन वहाँ का विकास उतना नहीं हो रहा है। लेकिन मुंबई, जहाँ पर कोई भी ऐसा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, बस वहाँ पर व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ का विकास हो रहा है। ऐसे दुनिया कई सारे देश है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। जैसे सिंगापुर अपना खेती कुछ नहीं करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है क्योंकि वहाँ व्यापार वाणिज्य बढ़िया विकास हो रहा है। तो किसी भी देश का विकास तभी होगा जब वहाँ पर व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। और व्यापार वाणिज्य का विकास सरकार नहीं कर सकती, बल्कि वह निजी क्षेत्रों से होती है। यानी जो बिजनेसमैन ग्रुप हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उस देश का विकास होता है। इसीलिए इसमें बताया गया कि किस तरह से कारोबारी समूह की ज़रूरत है भारत को, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और तेज़ी से हो सके। ऊर्जा किसी भी देश के या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है तो यह बहुत बड़ी समस्या है। जैसे भारत आज भी डीजल पेट्रोल के लिए अन्य देशों पर निर्भर है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका निदान जल्द ही भारत सरकार खोज रही है। हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित उत्पादों का प्रयोग को बढ़ावा दे रही भारत सरकार। इसके अलावा सोलर एनर्जी जैसे अन्य संसाधनों पर भी भारत का फोकस है, ताकि भारत तेज़ी से डीजल और पेट्रोल की निर्भरता से बाहर आ सके और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। और भविष्य में निस्संदेह ऐसा हो सकेगा, बस तकनीक की ज़रूरत है। तकनीक का विकास हो रहा है और तेज़ी से हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। फॉर ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी। देखिए, बैंकिंग संकट उत्पन्न हो रहे हैं और उसके कई सारे समाधान, उस पर लेकर एक बार देख लीजिएगा। दुनिया के कई देशों में इकोनॉमिक संकट उत्पन्न हुई है और उससे रिकवर होना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बाद कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन भारत की स्थिति बाकी लोगों से बेहतर रही, क्योंकि भारत के लोगों ने कोरोना को ज़्यादा बेहतर तरीके से झेल लिया, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इस कारण भारत पर कोरोना का प्रभाव उतना नहीं रहा जितना बाकी देशों में रहा। इस कारण पूरा विश्व कोरोना संकट के कारण आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और उससे निकलना थोड़ा कठिन है, लेकिन जल्द ही विश्व उस समस्या से बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लेखक ये लिख रहे हैं कि डॉलर के वर्चस्व को घटाने में रुपया सक्षम है। देखिए, अभी फ़िलहाल रुपये में वो क्षमता नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में निस्संदेह भारतीय रुपया डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं को टक्कर दे सकेगा। और कोई संदेह नहीं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रुपया भी एक वैश्विक करेंसी हो जाएगी। भारत को यूएस के डूबते बैंकों से लेसन लेना चाहिए।
ताकि भारत के बैंकों को बचाया जा सके। एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या है किसी बैंक के लिए, और सही समय पर इसको खोजना और इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है, तभी एनपीए की समस्या से बचा जा सकता है। यह लेख बता रहा है कि मानसून के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितने प्रभाव पड़ेंगे। सोने के प्रति वैश्विक रुझान बढ़ रहा है। देखिए, सोने के प्रति आज से नहीं, हमेशा से है, क्योंकि सोने में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से सुरक्षित माना गया है और अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो सोने में रुझान बढ़ना कोई बहुत नई बात नहीं या बड़ी बात नहीं है। कैसे भारत को ह्यूमन कैपिटल पावर हाउस बनाया जाए, इसके लिए लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाए, तभी भारत ह्यूमन कैपिटल पावर हाउस बन सकता है। भारत के पास आबादी अच्छी है, लेकिन ट्रेनिंग की सुविधा, स्किल डेवलपमेंट की सुविधा अभी उतनी नहीं है जितनी आबादी है। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और भविष्य में हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होगा जिससे वो अपने लिए कोई ना कोई रोज़गार खोज सके या रोज़गार सृजित कर सके। प्राइवेट सेक्टर में कई तरह के लोगों के पास अवसर होता है, उसमें वंचित लोगों के लिए भी अवसर है। अगर उनके पास स्किल है, अगर वो मेहनती हैं, तो उनके लिए निजी क्षेत्र में जगह रहता ही रहता है। ये लेख है कैसे भारतीय कंपनी को मजबूत बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन ने क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा के लिए नए नियम बनाए हैं, नए कानून बनाए हैं, जिससे उनका विनियमन किया जा सके। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो एआई द्वारा बनाए जा रहे हैं। एआई से रोज़गार को कितना खतरा है। देखिए, एआई उससे कुछ रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे या न्यूनतम हो जाएंगे। इससे कई नई तरह के रोज़गार का सृजन होगा और मानव की नई क्षमताओं का विकास होगा। उदाहरण स्वरूप, जब भारत में पहली बार कंप्यूटर आया तो लोगों को लगता था कि कंप्यूटर सारी नौकरियां खा जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उससे और भी नई नौकरियां जनरेट हुई, नए रोजगार के साधन खुले और भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में कंप्यूटर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मार्ट और बेहतर विधियन में एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कई सारे कानून के तकनीकी पक्ष सहज हो जाएंगे। अभी हाल ही में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक निर्णय में एआई का सहयोग लिया। सुशासन में तकनीकी संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एआई का ही एक अपडेट वर्जन होता है मशीन लर्निंग। ऐसा माना जा रहा है कि 2052 तक बहुत सारी मशीन्स जो हैं या जो एआई आधारित होंगी वो मानव के बराबर हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये कल्पना है, वास्तव में जो मानव मस्तिष्क है उसकी क्षमताएं असीम हैं। उनकी क्षमताओं को अभी नापा नहीं जा सका है, और जिस चीज़ की क्षमता को आप नाप नहीं सकते तो कैसे बताएंगे कि उसकी गहराई तक पहुंच जाएंगे। अगर कहीं से प्रश्न ये आ जाए कि क्या एआई मानव के सहयोगी हैं या प्रतियोगी हैं। देखिए, एआई को बनाया तो गया मानव के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में मानव जाति से प्रतियोगिता करेगी। कुछ लोगों को मानना है कि एआई पूरी मानव सभ्यता पर कब्जा कर लेगा। ये इतना आसान नहीं है भाई। जहाँ पे अभी तकनीक पहुँचा ही नहीं वहाँ पे एआई जाकर क्या कर लेगा। अभी चीज़ें फिक्शनल हैं, अभी फ़िलहाल उस लेवल तक के खतरे नहीं हैं जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ, जब हर चीज़ तकनीक पर निर्भर हो जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा, तो संभवतः ऐसी समस्या हो सकती है। अभी फ़िलहाल दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तकनीक से जुड़ा ही नहीं है, तो एआई उसका क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। तकनीक के बहुत ज़्यादा प्रयोग से कुछ पब्लिक हित प्रभावित हो सकते हैं, उस पर लेख है, एक बार देख लीजिएगा। और भारत 6G का विज़न लेकर चल रहा है। जैसे 5G की तकनीक का निर्माण साउथ कोरिया में किया गया, उसी तरह से माना जा रहा है कि 6G तकनीक का विकास भारत में किया जाएगा, या भारत ने इसकी घोषणा की है कि भारत 6G तकनीक का विकास करेगा। आभासी डिजिटल एसेट्स या जो आभासी संपत्तियां हैं उन पर भारत का क्या स्टैंड है, इस पर एक लेख है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में खूब पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो एक बार जोर देख लीजिए। स्टेट पीसीएस के मेंस में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। साइबर इंश्योरेंस से सीधा मतलब समझिए कि जो छोटे कारोबारी हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या इंटरनेट की सुविधाएँ दे रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो ये उनके लिए बनाया गया है। एक बार देख लीजिएगा, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वाले जितने बच्चे उसके बाद जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए एक मिशन चलाए हुए है, जिसका उद्देश्य कि भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन का हब बने। देखिए, सेमीकंडक्टर का महत्व यह है कि दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं उसमें सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए वही देश मजबूत है जिसके पास सेमीकंडक्टर के उत्पादन की क्षमता है। जब कोरोना संकट था उस समय चीन ने इसके उत्पादन को घटा दिया था, जिससे कई सारे देशों में कार के उत्पादन से लेकर कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए युग में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि पहले जो अंतरिक्ष का क्षेत्र था वह केवल सरकार के लिए सीमित था, वहाँ पर केवल सरकार ही काम कर पाती थी। लेकिन अब नए स्पेस पॉलिसी के तहत नई क्षेत्र भी इसमें योगदान कर रहा है, जिससे कि नए तरह के टैलेंट्स इसमें आएंगे, नए तरह के स्किल्स इसमें आएंगे और इस क्षेत्र का पहले से ज़्यादा तेज़ और बहुआयामी विकास होगा। और इसी नए युग की बात इसमें भी किया जा रहा है। यह लेख भारत के न्यूक्लियर पावर संबंधित है, इसके बाद देख लीजिएगा। ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें बच्चे असामान्य व्यवहार करते हैं। इस पर एक फिल्म है तारे ज़मीन पर, उसमें देखिए किस तरह से एक बच्चा व्यवहार करता है। उससे सीखने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है
टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं या जो जीवाणु हैं उनके अंदर ड्रग रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है या दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गया है। इस समस्या के निदान के लिए नई तरह के दवाओं का निर्माण किया गया है जो कि भविष्य में टीबी को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे। हर साल टीबी का लाखों लोग की जान जा रही है। भारत का उद्देश्य है कि 2025 तक टीबी को नियंत्रित कर लिया जाए। और कुपोषण भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और ग्लोबल वार्मिंग में कुपोषण की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मच्छर से मलेरिया फैल रहा है जिससे आम जनता के या आम लोगों के जीवन पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि उष्णकटिबंध क्षेत्र में मच्छर ज़्यादा होते हैं। इस कारण इन्हीं क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों की समस्या लगातार बनी रहती है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2030 तक मलेरिया को 90% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। हाल के कोरोना काल में स्वास्थ्य के तकनीक के क्षेत्र में बहुत तेज़ी विकास हुआ। सामान्यतः कोई भी वैक्सीन बनाने में 10 से 20 साल लगते हैं, लेकिन इस आपात स्थिति में दुनिया के कई देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, 2 वर्ष के भीतर ही वैक्सीन बना लिया। तो यह मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह लेख नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी से संबंधित है। देखिए, मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं। उदाहरण के स्वरूप आपको समझा दें कि हार्ट में लगाया जाने वाला स्टेंट जो धमनियों को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी कीमत लाखों रुपए वसूले जाते थे डॉक्टर और उत्पादक कंपनियों के सिंडिकेट द्वारा। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा इसका कीमत निर्धारित किया गया है कि कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टेंट के लिए 31,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं वसूल सकता। और आपको बता दें कि भारत में ही निर्मित राजू कलाम स्टेंट, जिसे भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम और उनके मित्र राजू द्वारा बनाया गया है, उसकी कीमत कुछ हज़ार रुपये है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक नई राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी बनाई गई है। इसके बाद देख लीजिएगा, हो सकता है कि प्रश्न आ जाए। कार्बन उत्सर्जन की समस्या दशकों पुरानी है और इसको एक दिन में हल नहीं किया जा सकता, इसलिए दुनिया कई देश इसको नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं। और इसी कार्बन उत्सर्जन का एक हिस्सा है या इसको नियंत्रित करने का एक हिस्सा है कार्बन बॉर्डर टैक्स। यह लेख है कि कार्बन उत्सर्जन पर कुछ चार्जेस लगाया जाए। यह भी कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और जीवाश्म ईंधन से जितनी दूरी होगी कार्बन उत्सर्जन उतना ही कम होगा, क्योंकि जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है मोस्टली वह जीवाश्म ईंधन के कारण ही होता है। जीवाश्म ईंधन माने ऐसे ईंधन जो जीवाश्म के द्वारा विकसित होते हैं। यह लेख है क्या जलवायु परिवर्तन के लिए किसी देश पर केस फाइल किया जा सकता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण कई सारे देशों का अस्तित्व संकट में बना हुआ है। भारत जैसे तटीय देश के बहुत सारे हिस्से समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई, कलकत्ता जैसे शहर डूब जाएंगे और हो सकता है कि समुद्र का तट बिहार तक चला है। इस कारण बहुत सारे देश समस्या ग्रसित हो सकता है कि श्रीलंका जैसे देश डूब जाए और माइक्रोनेशिया, ओशिनिया जैसे देश तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो वो देश घबराए हुए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह से प्रयासरत हैं। उसी पर लेख एक बार जोर देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूपीएससी के लिए, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद जरूर देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रभाव पड़ेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके अंदर सहने की क्षमता हम लोगों से कम होती है। पुराने बर्फ़ के चादर पिघल रहे हैं और उनसे यह अनुमान लगाया जा सकेगा, ऐसे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस तरह से कार्बन द्वारा धरती पर टेम्परेचर या तापमान को नियंत्रित किया गया या तापमान को एक आकार दिया गया और जीवन को आकार दिया गया। बदलते मौसम के साथ साथ उसके विनाशकारी प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। कृषि क्षेत्र लगातार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, उससे कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा खाद्यान्न से संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जल, धरती के लगभग 70% हिस्से पर केवल जल ही जल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बहुत थोड़े से हिस्से का उपयोग किया जा सकता है पीने के रूप में, क्योंकि धरती पर जितना भी जल वो खारा जल है। पेयजल के रूप में हमारे पास 0.3% जल ही उपलब्ध है। बाकी शुद्ध जल या तो ग्लेशियर में जमे हुए हैं या तो ज़मीन के अंदर है, तो उनका उपयोग संभव नहीं। ये जो इतना कम मात्रा है उसका भी सही से उपयोग नहीं किया जाता। नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है मानव जाति द्वारा और ज़मीन के अंदर के जल को या भूजल को भी बाहर निकाल लिया जा रहा है और उनके रिचार्ज की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस कारण जल संकट रोज़ जटिल होता जा रहा है और माना जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के कारण ही संभावित है। मौसम बदलने के साथ बहुत सारी जलधाराएं सूख रही हैं और इसी जल संकट के निदान के लिए UN वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के विरोधाभासी अनुमान मिल रहे हैं।
देखिए, जो प्लास्टिक कचरा है उससे कारण समुद्री जीव भी प्रभावित हो रहे हैं और समुद्र तट पर रहने वाले जीव उस कचरे में रहने को बाध्य हैं। इसके कारण उनका जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं वो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो वन्य जीव हैं उनके जीवन का संघर्ष बना हुआ है, क्योंकि वन्य क्षेत्र सिकुड़ रहा है, वन्य जीवों का निवास स्थान धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और जब किसी जीव का निवास स्थान या जिसको निकेत कहते हैं, जब वो नष्ट होता है तो वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है। देखिए, प्रजातियों का विलुप्त होना कोई नई बात नहीं है। इसके पूर्व 5 बार जो है जीवन विलुप्त हो चुका है। ये छठा महाविनाश या महाविलुप्ति का काल चल रहा है और इसकी गति को मानवीय क्रियाओं ने बढ़ा दिया है। इस कारण बहुत तेज़ी से विलुप्ति बढ़ रही है जीवों की। बहुत सारी स्पीसीज़ गायब हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रतिदिन कुछ स्पीसीज़ गायब हो रही हैं और बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सूचना ही नहीं है। तो अगर मनुष्य ने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। हीट वेव का मतलब है कि किसी क्षेत्र में जो नियत तापमान होता है औसतन, उससे ज़्यादा तापमान होना, उसे हीट वेव कहते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण कई क्षेत्रों में हीट वेव्स देखे गए हैं, जिनके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और पृथ्वी पर मंडराने वाला खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है। वैश्विक आर्थिक ढांचे को भारत आकार दे रहा है। भारत का जो व्यापार वाणिज्य तेज़ी से बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में भारत वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होगा या महत्वपूर्ण प्लेयर होगा। और इस विदेश व्यापार में कई तरह की समस्याएं हैं जिनको भारत टैकल कर रहा है और भारत का व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भूटान को कई तरह की सुविधाएं भारत द्वारा दी गई हैं। उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जैसे कई सारी संस्थाओं में भूटान का प्रतिनिधित्व भारत ही करता है। लेकिन चीनी प्रभुत्व के कारण वहाँ पर कई तरह के संशय बने हुए हैं। इस कारण भूटान संशय की स्थिति में है। भारत और यूएई के सहयोग से दोनों देशों को लाभ होगा और इससे क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है, कोई नई नहीं है और ये और मजबूत हो रही है। ऐसा नहीं कि भारत और रूस की दोस्ती में कोई कमजोरी आ रही है या कोई कमी है। भारत और अमेरिका के रिश्ते को नया आयाम मिल रहा है। वर्तमान का भारत और अमेरिका का रिश्ता अब तक सबसे मजबूत रिश्ता रहा है, क्योंकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत है। चाइना को और कोई बैलेंस कर सकता है तो भारत ही। इस कारण भी अमेरिका भारत का लगातार सहयोग कर रहा है। और ये देखिए, उस पर लेख भी है कि चीन अमेरिका के टकराव में भारत को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन चीन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा। चीन वर्तमान में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जीडीपी के मामले में चीन दूसरे नंबर पर है और जीडीपी पीपीपी मॉडल पर चीन पहले स्थान पर है। इसलिए चीन को नियंत्रित करना इतना आसान भी नहीं होगा जितना कि सैद्धांतिक रूप में दिख रहा है। चीन एक विस्तारवादी देश है जो लगातार अपना विस्तार करने का प्रयास करता रहता है और उसके विस्तारवाद का एक नया स्वरूप मौद्रिक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत चीन युआन को डॉलर के विकल्प रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और चीन अपनी छवि को सुधार करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि चीन की आक्रामक नीति को दुनिया पसंद नहीं करती। दुनिया आक्रामक देशों से संबंध से परहेज करती है और चीन के इस आक्रामक छवि को चीन बदलने का प्रयास कर रहा है। और यूरोपीय देशों का विचार चीन के मामले में बटा हुआ है। इसके कारण चीन को नियंत्रित करना थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है। देखिए, चीन पे बहुत सारे लेख, एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय चाइना पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है कई क्षेत्रों में। इसलिए चीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने अपने देशों के विकास के लिए कई तरह के रिस्क ले रहे हैं। इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में जापान को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। साउथ एशिया कंट्रीज़ में कई तरह की समस्याएं हैं। ये अक्सर दल बदलते रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश कभी वह चीन के पक्ष में झुक जाते हैं, कभी वो भारत के पक्ष में झुक जाते हैं। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, जबकि हमजा यूसुफ पाकिस्तानी मूल के हैं। देखिए, जो फिनलैंड है पूरे शीत युद्ध के दौरान बिल्कुल न्यूट्रल रहा। ना उसने नाटो के पक्ष में फैसले लिए, ना वह कभी यूएसएसआर के साथ गया। तो इस कारण यह हमेशा से निरपेक्ष रहा, इसकी अपनी अलग पॉलिसी रही। लेकिन वर्तमान समय में फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है। इसके कारण वहाँ पर फिर से एक अस्थिरता की स्थिति दिख रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध का कारण ही नाटो में शामिल होना था। ग्लोबलाइजेशन को फिर से गति मिल रही है। इसमें भारत भी एफटीए लगातार कर रहा है। तो माना जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया दौर स्टार्ट हो गया है। डिप्लोमेसी में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। इस पर एक लेख है। वैगनार ग्रुप का निर्माण
नाटो को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। तो वर्तमान में वेगनर ग्रुप रसिया का सपोर्टर है या रसिया का समर्थक है और यह अफ्रीका में कई तरह कार्य कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और प्रश्न अगर यहाँ से आ रहे हैं तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही हम अगले महीने का करंट अफेयर्स ले आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इतना याद रखिए कि ये केवल करंट अफेयर्स नहीं है बल्कि ये एग्ज़ाम के नोट्स हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम हो तो एक बार पूरे साल का करंट अफेयर्स देख लें। धन्यवाद।